बिफोर यू लीव दिस वीडियो जस्ट गिव मी 5 minutes ऑफ योर लाइफ। फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। दिस वीडियो का गोल इज नॉट टू गिव यू द फैंसीएस्ट वीडियो ऑन द यूट्यूब हिस्ट्री, बट गिव यू अ 1 hour का नॉलेज पैकेट वेयर यू विल लर्न अबाउट प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन। ये एक ऐसी वीडियो नहीं है जहाँ पर आके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड उसके बाद हो गया। यू शुड हैव अ पेन एंड पेपर इन योर हैंड्स एंड हम 1 घंटे का ग्रुप डिस्कशन करेंगे। आई विल पास ऑन सम आइडियाज़ टू यू एंड आप उस पर रिफ्लेक्ट करना एंड आप मुझे आइडियाज़ देना एंड उस पर मैं रिफ्लेक्ट करूँगा। ऑफ कोर्स आई कांट रीड योर आइडियाज़ बिफोर मेकिंग दिस वीडियो। सो मेरा प्लान ये है कि मैं प्री अजम्पशंस लगाऊंगा फ्यू क्वेश्चंस पे जो कि मेरे को चैट जीपीटी या कि इंटरनेट से कहीं से भी मिले हैं। देन उसके ऊपर है ना हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि क्या हो रहा है बैकएंड में, क्या ऐसा हो रहा है कि प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन काम कर रहा है बैकएंड में, ऐसा क्या हो रहा है कि प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन अपना वो यू कैन से कि लाइक हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ वैल्यू एंड हाउ इट इज़ टेकिंग अ वैल्यू फ्रॉम अस। एंड उसके बाद है ना बेसिकली आपको उसका असेंबली रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगा, एनालॉजीज बताऊंगा जिसके हेल्प से यू कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। एंड उससे पहले मेरे को 3 सजेशन देने हैं आपको। पहला जो कि मेरे को 3 सजेशन, मुझे क्या देना है, 3 सजेशन जो कि मुझे मिले थे पिछली वीडियो से जो कि मैं इस वीडियो में इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। पहला ये है कि मैं पेन एंड पेपर है ना, उसका जो पिछली वीडियो में था ना वो बहुत छोटा सा लग रहा था एंड उसके कारण ना काफ़ी डिफिकल्टी हो रही थी। तो इस बार हम पेंसिल का यूज़ करेंगे विच इज़ काइंड थोड़ा सा ना वो है कि थोड़ा मोटापा ज़्यादा है तो उससे ईजी होगा समझना। सेकंड ये है कि मेरी हैंड राइटिंग विच इज़ अ बिग 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 इशू एंड यस उस पर काम करेंगे इस बार, थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। पेंसिल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पेंसिल से थोड़ा सा आदत है लिखने में। एंड यस एंड एक और चीज़ ये है कि आई एम नॉट यूजिंग अ स्टाइलस, आई एम प्योरली यूजिंग द नोटबुक विद माई हैंड, सो उसके कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, प्लीज़ मैनेज दैट आउट प्लीज़। तो ये जो लास्ट सजेशन ये है ये कि मेरे को अभी 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 आया है कि बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं यूज़ करनी अपनी वीडियो में। एंड यस आई विल नॉट यूज़ बैकग्राउंड म्यूजिक इन दिस वीडियो। तो ये वीडियो विल बी लिटरली डोपामिन फ्री वीडियो होगा, 1 घंटे का नॉलेज पैकेट होगा एंड लेट्स गो डीप इनटू इट। आई एम नॉट इवन श्योर 1 घंटे का होगा या उससे पहले फ्री हो जाएगा, बट यस आई एम प्रिटी श्योर कि यू विल नॉट फाइंड दिस इंटरनेट पे कहीं पे भी ये वाला नॉलेज का वीडियो। एंड अगर मिल भी जाएगा ना तो इतना डेप्थ में कोई भी नहीं जाएगा, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन कवर मैं चेंज कर दूंगा बाद में। तो इस वीडियो को ना स्टार्ट करने से पहले आई विल स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट। दो इंसान है एंड लेट्स से यहाँ पर एक पत्थर है। इस इंसान को जाके बताया कि भाई हमारे ग्रुप में 12 लोग हैं एंड जब भी हम शिकार करने जाते हैं तो वो कम हो जाते हैं भाई। तो अब उसने बोला कि अभी हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं, तो कहता अभी हमारे ग्रुप में 12 लोग हैं। तो कहता है एक काम करना, इस पत्थर पे जाके तू 12 लाइन मार दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बोलता हाँ मेक सेंस भाई, इससे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं क्योंकि हर एक लाइन एक बंदे को रिप्रेजेंट करती है। जब हम वापस आएंगे तो हम एक एक लाइन पे यहाँ पर एक एक कांटा मारते रहेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कितने बंदे हैं। जहाँ पर लाइन खत्म होगी वहाँ पर पता चल गया कि भाई हमारे ग्रुप से 4 बंदे नहीं मिल रहे, विच मीन्स कि वो 4 बंदों को कोई खा गया, कोई मार गया या काट के खा गया, क्या पता, हमें क्या पता उसके बारे में। तो अभी क्या हुआ, इस बंदे ने, ये जो ए बंदा है, इसने बी बंदे को एक इनपुट दिया। इनपुट क्या दिया, हमारे ग्रुप में 12 बंदे। बी बंदे ने क्या किया, उसने आउटपुट दे दिया, उसने एक पत्थर पे 12 लाइनें बना के दे दी कि ले भाई ये तेरा आउटपुट हो गया। अब देखो ऐसे करके बहुत सारी एग्जांपल बन सकती है एंड आप कितने भी एग्जांपल पे बात कर लो भाई, कुछ भी बोल दो। अब है ना इस एग्जांपल को ना कंप्यूटर में पता क्या होता है, कंप्यूटर में ना एक लैंग्वेज है जिसका नाम है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में ना इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन लेट्स से कि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई काम को परफॉर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है, और परफॉर्म करने में हेल्प करती है उसको फंक्शन कहते हैं। एंड फंक्शन है ना एक प्री रिटन चीज़ है जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी लिख दी हुई है एंड हमें उसको बस कॉल करना होता है अपने असेंबली लेवल पे। एंड इस पर हम और बात करेंगे, बट एक चीज़ याद रखना, इनपुट आउटपुट फंक्शन होता है। इनपुट आउटपुट फंक्शन में जो इनपुट फंक्शन होता है ना वो होता है स्कैनफ एंड जो आउटपुट फंक्शन होता है वो होता है प्रिंटफ। एंड पहले हम प्रिंटफ पे बात करेंगे। तो प्रिंटफ पे पहले जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो ये डिस्कशन होगा कि प्रिंटफ का पहले मैं आपको एक सिंटेक्स लिख के दिखाऊंगा एंड उसके बाद ना एक चीज़ याद रखना कि भाई प्रिंटफ में तो बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो ना, प्रिंटफ से तो आप बहुत कुछ इंपोर्ट करा सकते हो। एंड एक चीज़ याद रखना कि आप प्रिंटफ से इंट प्रिंट करा सकते हो, देन प्रिंटफ से आप करेक्टर प्रिंट करवा सकते हो, देन उसके बाद आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट करा सकते हो एंड देन उसके बाद आप एक स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हो। एंड स्ट्रिंग लेट्स से कि मुझे ऐसे लिखना है कि भाई मेरे को कोई चीज़ प्रिंट करानी है, मेरे को अपना नाम प्रिंट कराना है, मेरे को अपना नाम, या लेट्स से मेरे को बीएम प्रिंट कराना है, तो आई कैन डू दैट एंड देयर इज नॉट नो बिग डील इन दैट। बट पहले ना इसमें से ना एक एक चीज़ को समझना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद इंट, देन वी विल गो टू करेक्टर, देन वी विल गो टू फ्लोट्स एंड देन उसके बाद हम जाएंगे स्ट्रिंग्स पे। एंड एक चीज़ याद रखना, स्ट्रिंग्स आपको नहीं पता क्या होता है, तो स्ट्रिंग्स इज बेसिकली
अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। एंड कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स क्या होगा कि लेट्स से कि ये जो हमने लिखा है इस पेज में जितना भी हमने लिखा है, एस है, टी है, आर है, आई है, एन है, जी है, एस है। हाँ, कुछ भी नहीं लग रहा होगा इसके जैसा, बट बेसिकली हमने क्या किया, हमने इन सबको जोड़ के एक वर्ड बनाया, ठीक है, एंड उसी को स्ट्रिंग कहते हैं। एंड जब हम कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे थे तब हमने कैसे यूज़ किया था, हमने एक ऐसे यूज़ किया था ना, एक ऊपर हमने ऐसे डाला था, क्या कहते हैं इसको, कोमा कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो अभी ना हमें जब स्ट्रिंग्स यूज़ करनी होती है ना, तो हम इसको डबल कोटेशन कहते हैं, इसको डबल कोटेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर के लिए वैसे तो आई गेस कैरेक्टर में भी आप डबल कोटेशन यूज़ कर सकते हो और देयर इज़ नो बिग डील इन दैट, एंड स्ट्रिंग्स में भी आई गेस आप सिंगल कोटेशन यूज़ कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना कि आपको कोटेशंस को यूज़ करना पड़ेगा ड्यूरिंग स्ट्रिंग्स, बट स्ट्रिंग्स विल नॉट बी द पार्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन। उसका एक रीज़न ये है कि जो स्ट्रिंग्स है ना वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम आज स्ट्रिंग की बात नहीं करेंगे। हाँ, हम नॉर्मली ये बात कर लेंगे कि भाई लेट्स से कि मुझे भार्गव को प्रिंट कराना अपने प्रिंटर फंक्शन में, तो उसको कैसे कर सकते हैं हम प्रिंट, या हमें अपना अपना नाम प्रिंट कराना है, योर नेम, यार योर नेम तो गोली मारो, जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे पता नहीं क्या लिख दिया, तो इस चीज़ को हमें प्रिंट कराना, तो उसको हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, वेरी नॉर्मल फॉर्म ऑफ डिस्कशन। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि आपको प्रिंट क्या करवाना है, आप पहले वो तो डिसाइड करो। तो आपका आई गेस लेट्स से कि हमें स्टार्ट करना है इंट से, कि आपको इंट प्रिंट कराना। तो पहले इसका सिंटेक्स लिख के देखिए कि कैसा कैसा दिखता कैसा है इसका सिंटेक्स। तो ऊपर तो आएगा हैशटैग इंक्लूड stdio.h, और हैशटैग इंक्लूड stdio.h का मतलब क्या होता है वो भी आपको एक बार बता देता हूँ, io.h, ठीक है। यार एक तो पेंसिल से ना डॉट नहीं बनता, ये चीज़ बहुत दिक्कत दे रही है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेकेंड std यहाँ पर ऐसे आएगा, यहाँ पर एक ऐसा ब्रैकेट आएगा, पता नहीं ये क्या कहते हैं इसको, कौन ब्रैकेट कहता हूँ मैं इसको। तो ऐसे करके ना यहाँ पर दो ब्रैकेट्स आएगी, यहाँ पर एंड इसके लास्ट में, एंड यहाँ पर डॉट एच है, stdio.h का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। एच का मतलब क्या है, हेडर फाइल। हैशटैग इंक्लूड है ना, एक कमांड है जो कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम समझ लेता है। उसका मतलब ये होता है कि सी लैंग्वेज में हैशटैग इंक्लूड का मतलब ये होता है कि हम है ना अपने फाइल में कुछ चीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं। अब है ना हमें ये भी बताना पड़ेगा हम क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। तो हम है ना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को ना यूज़ करना चाहते हैं। एसटीडी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, इनपुट का मतलब हो गया आई, आउटपुट का मतलब हो गया ओ, कि हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन चाहिए और हमें कहाँ से चाहिए, डॉट हेडर फाइल। डॉट का मतलब ये है कि मुझे हेडर फाइल से चाहिए, तो मैंने यहाँ पर डॉट लगा के हेडर फाइल कर दिया, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैशटैग इंक्लूड क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, लेट्स से कि पहले मैं आपको सिंटेक्स लिख के बता दूं कि कैसा होगा सिंटेक्स। तो अब देखो, अब मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने अपना सिंटेक्स लिख लिया। यहाँ पर आपको वाइड मेन दिख रहा होगा, वाइड मेन का मतलब ये है कि मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज़ कह रहा हूँ। देखो अगर आपको याद होगा तो पिछली वीडियो में ना हम इंट मेन यूज़ कर रहे थे, एंड मैंने स्टार्ट भी इंट मेन से किया था, जस्ट बिकॉज यहाँ पर रिटर्न जीरो की जगह नहीं थी, तो आई हैड टू यूज़ वाइड मेन। वाइड मेन का मतलब क्या है, जब मैं इंट मेन कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है कि जब भी मेरा ये सारा फंक्शन ना, सारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ना, तो मेरे को लास्ट में तूने एक चीज़ देनी है जिसका नाम है वेट एक सेकेंड, जिसका नाम है इंटीजर। एंड इंटीजर क्या रिटर्न करेगा, ज़ीरो, आपको याद हो तो। बट जब हम वाइड मेन कर रहे हैं ना, वाइड मेन का मतलब ये है कि जब भी मेरा ये सारा फंक्शन खत्म भी होगा ना, मेरा मेन फंक्शन जब एग्जीक्यूट भी हो जाएगा ना, उसके बाद में मैं तेरे से कोई उम्मीद नहीं लगा रहा कुछ भी मेरे को देगा, क्योंकि वाइड का मतलब ही ये होता है कि कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज़ कहता है कि जब भी तेरा ये फंक्शन खत्म हो जाए ना, उसके बाद तूने मुझे कुछ नहीं देना। इसमें दिक्कत ये आती है कि हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा आई गेस टफ होगा मे बी, क्योंकि अब उसको यही नहीं पता कि लास्ट में क्या मिलेगा। अगर मेरा कोड गलत भी होता है तो उसको फिर भी नहीं पता चलेगा, बट एज सच कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप आईडी यूज़ कर रहे हो तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, तो हम वाइड मेन भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा इंट ए, एंड उसके बाद मैंने इसको एक वैल्यू असाइन कर दिया जो कि है 1। इंट ए होता है कि मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, एंड इंट ए इज इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है कि मैंने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एंड सेमी कोलन तो बहुत ज़रूरी है, ये आई गेस मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक दो जगह मिस किया था, प्लीज़ उसको दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रिंटफ फंक्शन है ना, ये प्रिंटफ फंक्शन इज़ बेसिकली कि मैं अपने कंप्यूटर को बोल रहा हूँ कि मुझे ना अब जो मैंने इंट ए है ना उसको आउटपुट देना, ठीक है। बट वो कहते हैं कि भाई देखो प्रिंटफ फंक्शन पता कैसे काम करता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन लिखो, उसके बाद आपको ब्रैकेट में जाना है, एंड ब्रैकेट में जाके ना आपको यहाँ पर एक स्ट्रिंग देनी है। स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग,
लाइक लेट्स से कि यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर मैंने अपना लाइक लेट्स से कि मेरे को यहाँ पर अपना इंटीजर को प्रिंट कराना है, करेक्टर को प्रिंट कराना है, देन उसके बाद मेरे को अपना यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट कराना है। बट उसने पता क्या बोला, कहता कि देखो अगर तो आप मेरे को सीधा यहाँ पर अपना आके बोलोगे कि मुझे अपना ए को प्रिंट कराना है, तो मुझे क्या पता भाई आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, क्या आप लिटरली सिर्फ ए प्रिंट कराना चाहते हो या कि आपने जो वेरिएबल असाइन करा है कि इंट ए इज इक्वल्स टू 1, आप 1 को प्रिंट कराना चाहते हो। तो कहता मुझे कोई आइडिया तो दो, मुझे कैसे पता चलेगा आपको क्या प्रिंट कराना है, भाई मैं तो ए कर दूंगा, मेरी मर्जी भाई, तो आप कौन होते हो मेरे को बताने वाले। तो कहता है भाई देख इसको ना शांति से टैकल करते, इसका कोई एक सोल्यूशन होगा। तो एक बंदा आके कहता भाई इसका बेस्ट सोल्यूशन पता क्या है, कि आपको जब भी इंट को रिप्रेजेंट करना ना, तो आप है ना अपने स्ट्रिंग के अंदर है ना परसेंटेज डी यूज़ करो। डी का मतलब होता है डेसिमल, और हाँ अगर आपको नहीं पता तो आप सी लैंग्वेज में डेसिमल का मतलब इंट ही हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद बोला कि ठीक है इंट का तो तेरा हो गया, सॉर्टेड हो गया, तो अगर कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना तो कहता उसके लिए परसेंटेज सी कर दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसके बाद किसी ने बोला ठीक है फ्लोटिंग के लिए, तो कहता देखो सी का लॉजिक एफ पे लगा दो, यहाँ पर एफ कर दो। तो कहता ठीक है, मतलब कि हम प्रिंट में फ्लोट कार एंड इंटीजर को प्रिंट करा सकते हैं, बस उसके लिए हमें ये चीज़ चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज डी, उसके बाद हमें चाहिए परसेंटेज सी, उसके बाद हमें चाहिए परसेंटेज एफ। एंड किसी बंदे ने बोला ये तो बहुत सही चीज़ होगी, अब तो मेरे कंप्यूटर को कोई डाउट ही नहीं है ना कि मेरे को ए प्रिंट कराना है या 1 प्रिंट कराना है। मैं अपने प्रिंटर फंक्शन में डायरेक्टली लिख देता हूँ कि मुझे ए नहीं प्रिंट कराना, मुझे भाई मेरे को चाहिए इंटीजर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज डी लिख दिया। अब मेरे को ये भी बताना है कि मैंने लेट्स से कि मैंने अपने फंक्शन में 2 इंटीजर्स लिख दिए, मैंने इंट ए इज इक्वल्स टू 1 कर दिया, इंट बी इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 3 कर दिया, एंड यहाँ पर आ गया सेमीकोलन। तो अब मेरे को अपने कंप्यूटर को ये चीज़ भी तो बतानी है ना। एक सेकंड रुकना, पहले मैं इसको यहाँ पर कहीं पे मूव कर लूँ। ठीक है, अब मुझे अपने कंप्यूटर को ये चीज़ भी तो बतानी है ना कि मैं ए प्रिंट कराना चाहता हूँ या बी प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो एक बंदा बोला कि यहाँ पर आके आप लिख दो भाई आपको क्या प्रिंट कराना है, एंड आपकी ब्रैकेट आपकी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर आपकी स्ट्रिंग आ गई, यहाँ पर आपका ए आ गया। अब एक चीज़ याद रखना कि कन्फ्यूजन किस चीज़ से है, कन्फ्यूजन है इंट से, कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन है इंट से, कन्फ्यूजन है फ्लोट से, कन्फ्यूजन है करेक्टर से। अगर मुझे डायरेक्टली कुछ डालना है स्ट्रिंग में, मैं तो वो डाल सकता हूँ ना भाई, उसमें मेरे को क्या दिक्कत है। यहाँ पर मेरे को लिखना है आज दिवाली है भाई, एंड लिटरली आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन दिवाली ओनली, सो आई विश यू हैप्पी दिवाली। आई एम नॉट श्योर ये वीडियो कब आएगा, नवंबर में आएगा, कभी भी आएगा, बट हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। एंड देखो दिक्कत किससे है, इंट से है, फ्लोट से है, करेक्टर से है, ठीक है। मेरे को वर्ड्स से थोड़ी है ना, वर्ड्स तो मैं कोई भी लिख सकता हूँ, तो हाँ कहते कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्ड्स कोई भी लिखो। अगर आपको उस वर्ड में रिप्रेजेंट करना है इंट फ्लोट कार को तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब है ना हमें एक चीज़ समझ आ गई कि हमने इंट फ्लोट एंड कार को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एंड ये बहुत बहुत नॉर्मल सी बात थी। अब मैं यहाँ पर है ना आपको कोड लिख के दे देता हूँ, उसके बाद हम बातचीत करेंगे इस बारे में। देखो कोड मैंने लिख लिया, पहली ये लाइन का मतलब समझ आ गया। ये लाइन का मतलब क्या है, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट का मतलब ये है कि मैं अपने फंक्शन को ये, अब मैं अपने कंप्यूटर को ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले ना तेरे को एक छोटा सा काम करना है। वो ये करना है कि तुझे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन है ना, हेडर फाइल से उठा के ना उसका एक प्रोटोटाइप होता है वो मेरे लिए कोड में डाल देना। अब इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा कंपाइलर है ना, ये फंक्शन, ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना, इसको कंपाइल नहीं करेगा। इसका सिर्फ एक काम है कि लेट्स से कि एक है ना जो हेडर फाइल है ना, उसमें कहीं पे लिखा हुआ है कि प्रिंटफ एंड स्कैनर फंक्शन कैसे काम करता है, तो वो उसमें लिखा होगा कि ऐसे करके कि जब भी तुम्हारे पास प्रिंटफ है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, लेट्स से कि परसेंटेज डी लिखा हुआ है, तो तुम्हें उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी होगी उसका मतलब ये होगा कि जहाँ पर जो भी लाइक लेट्स से कि यहाँ पर इंटीजर है, इंटीजर के लिए इसको बेसिकली कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि ये फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है कि कौन सा फॉर्मेट है, इंट है, कार है, फ्लोट है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ लिखी होगी आपको उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर ढूंढने हैं, देन उसके बाद करेक्टर्स ढूंढने हैं, वर्ड्स ढूंढने हैं। ये मतलब कि इसमें ये सब चीज़ें मेंशन होती है।
ये वाली चीज़ें, तो उसका आपको लाइक एज इट इज़ वो उसको यहाँ पर हमारे कोड में इंक्लूड कर देगा। उसके बाद हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को ढूंढेगा, उसके बाद वो इंट ए इज इक्वल्स टू 1 पे आएगा, जिसका मतलब ये है कि मुझे अपने ए वेरिएबल में ए 1 को मूव कर देना है। देन उसके बाद मुझे प्रिंटफ फंक्शन में जाना है, प्रिंटफ फंक्शन में यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है, इसका मतलब ये है कि मेरा प्रिंटफ फंक्शन एक इंटीजर को वो कर सकता है, लाइक लेट्स से कि एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक इंटीजर आएगा, एंड वो इंटीजर कौन सा आएगा, वो होगा ए। एंड यहाँ पर पहले चेक होगा कि ए क्या इंटीजर है, हाँ एक इंटीजर है, तो उसके बाद आप उसको आप प्रिंटफ में डाल दोगे। अब यहाँ पर तो बातचीत होगी कि सिंटेक्स क्या है, लेट्स टॉक कि अब हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना पहली चीज़ ये हो रही है कि हम ना कंपाइलर में जाएंगे, कंपाइलर क्या करेगा, ये जो हमारा पूरा कोड है ना इसमें एक एक वर्ड को फाइंड करेगा, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि मैंने वेरिएबल्स पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, यू कैन चेक इट आउट ऑन माय यूट्यूब चैनल, वहाँ पे मैंने बिग बैंग से स्टार्ट किया था, जस्ट लाइक मैंने इस वीडियो में भी आपको रिकैप दे दिया था। तो यस, उसके बाद है ना यहाँ पर पहली चीज़ ये होगी कि हमारा कंपाइलर में जैसे ये कोड कंपाइल होने जाएगा, लेक्सिकल एनालिसिस होगा। लेक्सिकल एनालिसिस में एक अल्फ़ाबेट है ना उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो कौन सा अल्फ़ाबेट है। देन उसके बाद आएगा लेक्सिकल के बाद आएगा सिंटेक्स एनालिसिस, उसमें जाके ना एक पार्स ट्री बनेगा। पार्स ट्री इज़ मोर लाइक अ मेमोरी, लाइक लेट्स से कि इट्स मोर लाइक अ माइंड मैप, कि अच्छा ठीक है कि इंट है, उसके बाद इंट में क्या है 5 है, ठीक है, इंट एक क्या है, इंट एक वेरिएबल है, ऐसे करके ना एकदम माइंड मैप से बन जाएंगे। एंड उसके बाद होगा सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में क्या होगा, सिमेंटिक एनालिसिस में ना इस सारी चीज़ की सेंस बनेगी कि ठीक है भाई पहले ये करके कुछ है जिसमें ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ए लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि अच्छा इक्वल्स टू है, फिर 1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ आपने सेमीकोलन लगाया, इसका मतलब ये लाइन यहाँ पर ख़त्म होती है। देन सिंटेक्स एनालिसिस में आके मतलब अभी तक हमने जो किया ना सिमेंटिक एनालिसिस में ना उसका सेंस बनेगा, ठीक है, कि उसमें पता चलेगा कि ठीक है भाई कौन सी चीज़ कितनी सेंस बना रही है, ये काम है इसका। देन उसके बाद होगा आई आर का मतलब ये होता है इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि हाफ वे हम आ गए हैं अपने कंपाइलर के। अब इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि हमारा जो कोड है ना वो एक ऐसी पोजीशन में चले जाएगा जहाँ पर ना ही वो एक मशीन कोड होगा, ना ही वो एक क्या कहते हैं हमारा सोर्स कोड होगा, ठीक है, वो दोनों ही नहीं हुआ। अब वो एक मिडल वे में होगा। लेट्स से कि हमारे पास है ना हमने जो सोर्स कोड लिखा था वो यहाँ पर है, तो उसके बाद आएगा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, एंड उसके बाद आएगा यहाँ पे अपना मशीन कोड, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने हाउ कोड एग्जीक्यूट उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के रखी हुई है, यू कैन चेक इट आउट एनी टाइम। यहाँ पर सिर्फ मैं ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि क्या चल रहा है। आईआर में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रही है कि एक मिडल वे कोड है, कि वो भी एक सोर्स कोड या फिर मशीन कोड का मिक्स ही होता है, एक मिडल वे होता है। लाइक लेट्स से कि ना होता है ना कि एक ईजी, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ये मीडियम टू अंडरस्टैंड है, ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट आई एम प्रिटी श्योर आफ्टर दिस वीडियो यू विल फाइंड इट इजी टू अंडरस्टैंड। आई डोंट नो हाउ, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है। अब उसके बाद है ना आईआर के बाद होगा ऑप्टिमाइजेशन, बट हम ऑप्टिमाइजेशन को स्किप कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन को स्किप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेट्स से कि हमने लिखा है इंट ए इज इक्वल्स टू 1, एंड उसके बाद है ना हमने कुछ यहाँ पे लिखा ही नहीं है, ठीक है, या हमने यहाँ पर लिखा है कि लेट्स से कि या कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो ऑप्टिमाइजेशन में पता क्या होगा, आपका पूरा कोड ही खत्म हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू कॉल ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में चेक होगा कि अच्छा ठीक है इंट ए इज इक्वल्स टू 1, इसका कोई काम है, नीचे कहीं पे लिखा है कि इसको प्रिंट ऑफ करना है, या कहीं पे लिखा है कि इंट ए इज इक्वल्स टू 1 है, इसकी वैल्यू को आपको चेंज करना है, या इसकी वैल्यू के साथ आपको कुछ करना है, उसके बाद उसको आपको आउटपुट में देना है, नहीं लिखा तो इसको गोली मारो भाई, इसकी क्या ज़रूरत है। तो ऑप्टिमाइजेशन में वो कोड से वो चीज़ें सारी हट जाएगी जिसका कोई काम ही नहीं है आपके कोड में, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के बाद होगा असेंबली कोड, क्योंकि आपका जो बचा हुआ चीज़ है वो असेंबली कोड में जाएगी। एंड हमने एक चीज़ याद रखना, हम अपनी असेंबली कोड जो हम लिखेंगे वो होगा x86 करके कुछ है, मुझे नहीं पता ये क्या है, बस मेरे को इतना पता है कि असेंबली कोड में जब आप चीज़ों को समझते हो तो आपको एक इन डेप्थ क्लैरिटी मिलती है। एंड x86 वो असेंबली कोड है जो कि आजकल विंडोज़ में यूज़ होती है, एंड मोस्टली विंडोज़ में वही यूज़ होती है। एंड देन उसके बाद है ना आपको एक चीज़ समझनी है कि हम जो असेंबली कोड लिखेंगे वो अनऑप्टिमाइज्ड होगी, उसमें हमने वो चीज़ें नहीं हटाई होगी जो कि हमारा कंप्यूटर यूजुअली हटा देता है। तो अब असेंबली कोड में हम आ गए हैं, तो हमें अपना कोड याद है कि क्या लिखा था, आई होप याद हो भाई। देन अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, हमने क्या किया था, हमने इंट में ना
इंट एक डाटा टाइप होता है। डाटा टाइप क्या होता है कि इंट फ्लोट कैरेक्टर्स है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स ही है ना, डाटा ही है ना वो बेसिकली। ए क्या है, ए इज इक्वल टू 1 क्या है, एक डाटा। एंड इंट क्या है, इंट भी एक डाटा टाइप हो गया। फ्लोट क्या है, फ्लोट भी एक डाटा टाइप हो गया। करेक्टर क्या है, करेक्टर भी एक डाटा टाइप हो गया। इंट इज इक्वल टू ए इक्वल टू 1 था, यहाँ पर सेमीकोलन, सेमीकोलन लगाया करो, उससे आपको आदत पड़ जाएगी। देन उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया था। यहाँ पर आप प्रिंट में ए डाल दो कि मतलब आपको आइडिया हो कि आपने ए को प्रिंट किया था। ऐसा काम मत करना, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, पहले तो भाई ये इसको मिटा दूँ। तो यहाँ पर हमने पहले किया, पहले आपको अगर आपको नहीं याद तो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमारे कंप्यूटर में होती है मेमोरी स्टैक। मेमोरी स्टैक में ना यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी होती है। एंड एक मेमोरी ना 8 बाइट्स की होती है, 8 बिट्स की होती है, सॉरी बिट्स की होती है। एक बिट क्या होता है, एक बिट होता है 0 या 1। एंड एक बाइट क्या होता है, एक बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा मेमोरी जो कोड है ना, ये जो हमारी मेमोरी है, इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। लाइक लेट्स से ये हमारा एक कॉलम है, तो ये जो कॉलम है ना, इसमें आप 8 बाइट्स को स्टोर करके, सॉरी 1 बिट्स को स्टोर करके रख सकते हो। लाइक लेट्स से कि इसमें आप 1 बाइट को स्टोर करके रख सकते हो। एंड 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होगा बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। तो अब क्या होता है कि जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है ना, तो जो हमारे फंक्शंस होते हैं या जो हमारा वो होता है ना लोकल वेरिएबल्स, वो ना मेमोरी के एक हिस्से में जाते हैं जिसको कहते हैं स्टैक। एंड उसके बाद जो हमारा रेस्ट ऑफ द कोड है ना, वो एक पार्ट ऑफ मेमोरी में जाता है जिसको कहते हैं कोड सेगमेंट। एंड ऐसे करके ना हमारी मेमोरी काम करती है। एंड यही था, छोटा सा ही कंसेप्ट था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और कुछ नहीं है। अब है ना बेसिकली आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भी हम एक मेमोरी में जा रहे हैं ना, तो हमें अपनी मेमोरी को बताना पड़ेगा। पहले मैं इस पेज को क्लियर आउट कर दूं। आई होप आपको पता चल गया कि हमें क्या करना है। हमें एक इंट ए नाम का एक वेरिएबल असाइन करना है, एंड उसके बाद उसको प्रिंट एफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मेमोरी है ना, हमारी मेमोरी होगी। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम हो गए। तो पहले तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए ना कि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करना। तो उसके लिए ना हमें एक रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर होता है बेसिकली, लेट्स से कि आपके पास है ना, आपके पास है ना एक किचन शेल्फ है, किचन शेल्फ है। ठीक है, अब वो किचन शेल्फ में बहुत सारे, लाइक लेट्स से बहुत सारे मिर्च मसाले पड़े होंगे, बहुत सारी ऐसे फूल पत्ता गोभी पड़ी होगी, भाई कितना कुछ पड़ा होगा। ठीक है, तो अब है ना आपको वो बार बार यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है, उसके कारण ना आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपने क्या किया, आपने छोटे छोटे बाउल ले लिए, उसमें आपने ना अपने जो सामान है वो थोड़ा थोड़ा डाल के रख लिया। एंड यही रजिस्टर होता है। रजिस्टर इज बेसिकली अ वेरी क्विक फॉर्म ऑफ मेमोरी जो कि सीपीयू में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड रजिस्टर्स क्या करते हैं, रजिस्टर्स के बहुत सारे काम होते हैं। जो हमारा जो मेन रजिस्टर है ना, पहला वो होता है परसेंटेज आरबीपी। आरबीपी क्या है, आरबीपी इज लाइक रिप्रेजेंटिंग बेस पॉइंटर। बेसिकली डिफाइन करता है कि जो हमारा कोड है ना वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। इट्स लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है ना हमें जो नीचे जो इसके साथ यूज होता है वो होता है आरएसपी। आरएसपी क्या होता है, रजिस्टर, रजिस्टर आई गेस इट वाज रजिस्टर स्टैक पॉइंटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं बहुत ख़राब हूँ नाम, हाँ रजिस्टर स्टैक पॉइंटर था, मेरे को याद आया। तो रजिस्टर स्टैक पॉइंटर एंड रजिस्टर बेस पॉइंटर होता है। ठीक है, अब रजिस्टर बेस पॉइंटर क्या होता है, लेट्स से कि हमने ना अपने कोड में लिखा है पुश, आई होप की कलर विजिबल होगा, पुश परसेंटेज आरबीपी। ठीक है, तो यहाँ पर है ना हमारा आरबीपी को पुश कर दिया, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, अब जो आरएसपी है ना वो तो हमारे पुराने कोड में भी कहीं पे यूज हुआ होगा। ठीक है, तो वो लेट्स से कि वो यहाँ पर कहीं पे है। ठीक है, आरबीपी को इस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो यहाँ पर है कहीं पे। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला है कि हमारा जो आरबीपी है ना उसको मूव कर दो, सॉरी आरएसपी है ना, ये हमारा आरएसपी है। ठीक है, आरएसपी को मूव कर दो परसेंटेज आरबीपी के पास। तो अब क्या होगा कि ये जो आरएसपी है ना ये यहाँ से मूव होके यहाँ चले जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर हमारा बेस पॉइंटर है। उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया $16। $16 का मतलब ये है कि हमें 16 बाइट स्टोरेज चाहिए। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया परसेंटेज आरएसपी, कि हमने अपने आरएसपी को बोला कि तू यहाँ पर है ना, यहाँ से 16 पॉइंट मतलब 16 बाइट्स नीचे आ जा।
लेट्स से कि हमारे पास एक मेमोरी स्टैक है, मेमोरी स्टैक में आई डोंट नो लाइक लेट्स से कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे बहुत सारी स्टोरेज होगी। तो यहाँ पर मेरा परसेंटेज RSP है, यहाँ पर ही मेरा परसेंटेज RBP है। मैं अपने RSP को कह रहा हूँ कि यहाँ से 16 बाइट नीचे आ जा, 16 बाइट्स नीचे आ जा। बाइट्स मतलब कि 16 इंटू आप कर लो, 16 इंटू वो कर लो, क्या कहते हैं 8 कर लो। 16 इंटू 8 कितना होगा, इट विल बी 80 प्लस 48, इट विल बी 128 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 128 बिट्स नीचे आ जा, कि मतलब कि ये जो तेरे ऊपर के 128 बिट्स है ना, इसको खाली छोड़ दे। वो क्यों खाली छोड़े हैं, क्योंकि भाई ये हमारी स्टैक है एंड इसमें हमें जगह चाहिए अपने लोकल वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हमें जगह चाहिए अपने मेन फंक्शन के लिए, हमें चाहिए प्रिंटफ फंक्शन के लिए, कितने सारे फंक्शन हैं उन सब के लिए जगह चाहिए। एंड दैट्स व्हाट वी आर आस्किंग फ्रॉम आवर मेमोरी स्टैक। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ मेमोरी स्टैक, मेमोरी स्टैक। मेमोरी स्टैक क्या है, यहाँ पे सिर्फ मेमोरी लिख देता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर मैंने लिख दिया RAM, एंड ये बेसिकली रैम होती है जो आप अपने कंप्यूटर में बार बार सुनते हो, रैम में ही होती है मेमोरी स्टैक्स, एंड यही होता है बेसिकली। एंड जो रजिस्टर है ना, एक चीज़ याद रखना कि जो रजिस्टर है ना, ये मेरे को भी शुरू में डाउट रहता था, रजिस्टर आर नॉट प्रेजेंट, रजिस्टर्स आर नॉट प्रेजेंट इन रैम, रजिस्टर्स आर लिटरली प्रेजेंट इन द CPU इटसेल्फ। CPU में रजिस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब पहले एक चीज़ कर लेते हैं, पहले ना समझ लेते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर्स है ना बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। A फैमिली होती है, B फैमिली होती है, C फैमिली होती है, D फैमिली होती है, S और ID फैमिली भी होती है। उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि यार मैं आपको याद थोड़ी करवाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको थोड़ा कंटेक्स्ट देना चाहता हूँ कि हाँ बहुत सारे टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। तो जो हमारा पहला रजिस्टर है ना, वो होता है 64 बाइट्स का, मतलब वो 64 बिट्स, सॉरी 64 बाइट्स क्यों कह रहा हूँ मैं, 64 बिट्स, 64 बिट्स BITS बिट्स। अब बिट्स के कारण क्या होता है कि बिट्स क्या होता है, 0 एंड 1 नहीं होता ना, एक बिट क्या होता है, या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा, ठीक है। तो मेरा जो 64 बिट्स वाले रजिस्टर है ना, वो होंगे अब A फैमिली है तो वो होगा RAX। यहाँ पे कलर बदल लूँ, अच्छा लगेगा, कलर शुड बी लेट्स से ब्राउन कर लेते हैं। RAX, RBX, RCX, RDX, ये हो गया 64 बिट्स का फैमिली। अब हो गया 32 बिट्स का फैमिली, अब हो गया 16 बिट्स का फैमिली, अब हो गया 8 बिट्स का फैमिली एंड 8 बिट्स का फैमिली। अब यहाँ पर दो 8 बिट्स के फैमिली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक 8 बिट, अब देखो ये तो बहुत, ये आपको समझाऊंगा, ये मैं आपको स्पेशल नेक्स्ट पेज में समझाऊंगा, तो इसको अभी हम स्किप कर देते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट 32 एंड 16 बिट्स। उसके बाद 32 बिट्स हैं, तो 32 बिट्स में आप RAX की जगह EAX लिखते हो, देन EBX लिखते हो, देन उसके बाद ECX लिखते हो, देन उसके बाद ADX लिखते हो, देन उसके बाद आप 16 की बात करते हो तो आप E को ड्रॉप कर देते हो, EX हो जाता है, BX हो जाता है, CX हो जाता है एंड DX हो जाता है। जब आप बात करते हो 8x की, सॉरी 8 बिट्स के रजिस्टर्स की, तो 8 बिट्स के रजिस्टर में ना दो चीज़ें होती हैं, 8 बिट्स। और एक चीज़ याद रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंटफ फंक्शन ना, तो प्रिंटफ फंक्शन के ना एक रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप मुझे इंट दो, आप मुझे स्ट्रिंग दो, आप मुझे करेक्टर दो, मेरे को मिनिमम टू मिनिमम है ना 32 बिट्स चाहिए अपने अंदर, कैसे भी करके दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई वॉन्ट माई 32 बिट्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास है ना 4 1 2 3 4, 1 2 3 एंड यहाँ पर एक लगा दो 4, ठीक है। ये मेरे पास 4 कॉलम हो गए। इसका मतलब ये कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आपने सारा फिल कर दिया, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, मैं अपना 8 बिट्स ऊपर भी तो फिल कर सकता हूँ, या मैं अपनी 8 बिट्स नीचे भी तो फिल कर सकता हूँ। तो मेरा कंप्यूटर सिस्टम पता क्या कहता है कि जो आपका रजिस्टर है जो कि आपके ऊपर के 4 बिट्स को फिल कर सकता है, उसका आपने बोला AH का मतलब ये है हाई, हायर मतलब हायर, एंड जो आपके लोअर 8 बिट्स है ना, वो हो गया AL। नहीं समझ आया, फिर से आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिकली मेरा प्रिंटर फंक्शन ये चीज़ कह रहा है कि मुझे ना 32 बिट्स चाहिए। अब मैं आपको रियल एग्जांपल से बता रहा हूँ कि मेरा प्रिंटर फंक्शन कह रहा है मुझे 32 बिट्स चाहिए, कैसे भी चाहिए, कहीं से भी ला के दो, ठीक है। तो मेरा कंप्यूटर ये चीज़ कह रहा है कि लेट्स से कि हमें ना उसके अपर 8 बिट्स में कोई वैल्यू फिक्स करनी है, कि लेट्स से कि मेरे पास 8 8 करके कितने हैं, 4 बार है ना, तो मैक्स टू मैक्स मैं 250 वैल्यू भर सकता हूँ, 255 वैल्यू भर सकता हूँ 8 बिट्स में।
बट ऐसे करके मेरे पास 4 बिट्स है। अब 225 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो अब मेरे पास मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है कि मैं हर किसी में 1 1 1 1 1 1 1 करके डाल दूँ, ठीक है। बट लेट्स से कि मेरे को ना बाकी नीचे के 4 रजिस्टर से कोई मतलब मेरे को नीचे के 4 कॉलम से कोई मतलब नहीं है। मेरे को अपनी फर्स्ट रो में 1 1 1 1 करके जो मेरे 8 बिट्स है ना, लाइक मेरे फर्स्ट कॉलम में मेरे पास 8 बिट्स है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो उसमें 8 बिट्स है, ठीक है। तो मुझे वो 8 बिट्स फिल करने हैं 1 1 1 1 1 1 1 के साथ, एंड बाकी के जितने भी कॉलम है आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट, ठीक है। उसमें मेरे को 0 0 भरना, ठीक है। एंड एक मेरा मर्जी ये है कि भाई मेरे जो ऊपर के 3 है ना उसमें मेरे को 0 0 से फिल करना, बट जो मेरी लास्ट वाली है ना उसमें मेरे को कुछ ना कुछ फिल करना, 1 1 करना, कुछ भी करना। तो उसके लिए ना हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारे जो टॉप ऊपर के 8 बिट्स है ना उसके लिए मैंने एक रजिस्टर बनाया जिसका नाम है AH। ऑफ कोर्स दैट विल बी लाइक नीचे आओगे तो BH हो गया, CH हो गया, DH हो गया। एंड जब आप अपना लोअर 8 बिट्स के साथ खेल रहे हो तो वो हो गया AL, BL, CL एंड DL। ये थोड़ा बहुत था रजिस्टर वगैरह का। अब एक चीज़ याद रखना कि प्रिंटफ फंक्शन है ना 2 रजिस्टर्स मांगता है, एंड रजिस्टर्स क्या मांगता है, मतलब प्रिंटफ फंक्शन है ना आर्ग्यूमेंट्स मांगता है, एंड आर्ग्यूमेंट्स है ना रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। प्रिंटफ फंक्शंस को चाहिए आर्ग्यूमेंट्स। टॉक्सिक मतलब हमारा प्रिंटर फंक्शन थोड़ा टॉक्सिक है, उसको आर्ग्यूमेंट्स चाहिए। तो अब प्रिंटर फंक्शन को चाहिए आर्ग्यूमेंट, एंड प्रिंटर फंक्शन के ना थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आई गेस 6 या 7 होते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर, एंड याद करने की जरूरत नहीं है। जो प्रिंटर फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना उसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है ना वो पता क्या है, आर्ग्यूमेंट है कि प्रिंटर फंक्शन जब हम है ना बेसिकली क्या करते हैं, हमारा असेंबली कोड लिखते हैं ना तो लास्ट में ना हम करते हैं कॉल प्रिंटफ। अब जो हम कॉल प्रिंटफ कर रहे हैं ना उसका मतलब ये है कि मेरे सी लैंग्वेज में प्रिंटफ नाम का एक ऑलरेडी फंक्शन असाइन है। अब जो फंक्शन असाइन है तो उसमें इनपुट भी तो चाहिए ना, कि लेट्स से कि हमारा कोई फंक्शन है कि ऐसे करके वो कोई फंक्शन है कि प्रिंटफ है, उसके बाद उसमें आपको यहाँ पर ये चीज़ डालनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये चीज़ डालनी है, ऐसा करके कुछ भी है। तो वो चीज़ पता क्या है कि यहाँ पर वो हो गया कि इसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है, कि इसको पहली कौन सी चीज़ चाहिए हमारे से, देन उसके बाद इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, इसका थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या है, ऐसे करके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अब है ना बेसिकली क्या चीज़ है कि हमारा जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो प्रिंटफ फंक्शन को चाहिए वो ये चाहिए कि इनकी स्ट्रिंग में लिखा क्या है, इनकी स्ट्रिंग में कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है। मतलब कि लेट्स से कि हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, आपको ना इसकी क्लैरिटी पता कब मिलेगी, जब हम इसका असेंबली कोड लिखेंगे। तो लेट्स राइट इट्स असेंबली कोड फर्स्ट। पहली 3 लाइनें समझ आ गई कि हमने क्या किया था, हमने किया था पुश किया था, ठीक है, हमने पुश किया था, उसके बाद हमने सॉरी पुश किया था, उसके बाद हमने मूव किया था, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अब है ना हम थ्रू आउट दिस वीडियो ना इस चीज़ को पता क्या बोलेंगे, स्टार्ट। याद रखना इसको हम स्टार्ट बोलेंगे। ये हमने अपना शॉर्टकट बनाया, कहीं पे भी नहीं लिखा होगा ये, तो मेरा सिर मत फाड़ने आना कि भाई कहीं नहीं मिला ठीक है। तो ये होगा स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट में ना यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद है ना क्या होगा, मूवल होगा $1 2 4% RBP। प्लीज़ पिछली वीडियो में जाके इसका मतलब समझ लेना। RBP लिखा है यहाँ पर, मैं अब कैसे बताऊँ, थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ भाई, फिर कमेंट आएंगे। -4 और गंदा लिख रहा हूँ भाई मैं -4% RBP, ठीक है, %RBP, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं अपना जो वो है ना मेमोरी स्टैक उसमें 4 बाइट्स है ना उसमें अपना एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मूव एल, एल का मतलब होता है लॉन्ग। लॉन्ग मतलब कि 32 बिट्स चाहिए मेरे को, उसमें मेरे को 1 स्टोर करना है। इसका मतलब ये होगा कि 0 0 0 0 करते करते बाकी सारे डब्बे भर जाएंगे। जो लास्ट में आपके पास जो यहाँ पर एक होगा ना, मतलब लेट्स से कि यहाँ पर 1 2 3 करके और यहाँ पे जो फोर्थ है ना तो इसमें लास्ट में कहीं पे जाके 1 लिखा होगा। एंड आपको उसके लिए पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर ही आपको समझ आएगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर हिंट देना था। उसके बाद है ना आपने मूवल $1 करके -4 कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो वो है ना, जो आपका कंप्यूटर जो आपका मेमोरी स्टैक है उसमें मेमोरी स्टैक नहीं, जो आपका कोड वाला सेगमेंट है वहाँ पर आपको पता चल गया कि आपने क्या कर दिया। उसके बाद है ना अब हमने अपना वो काम कर दिया कि हमने इंट a=1 वाला काम हमने कर दिया। अब हमें इसको प्रिंट ऑफ करना है, मतलब इसको प्रिंट करना है। अब हमें यहाँ पर लिखना है प्रिंट ऑफ फॉर इंटीजर्स, एंड ये लिख के मैं साथ में मिटा दूंगा क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं पता क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अब करूँगा कोड लिखूँगा। कोड क्या लिखूँगा, पहले मैं लिखूँगा मूव
डॉलर साइन, सॉरी गलत लिख दिया, मूव -4 परसेंटेज RBP टू परसेंटेज EAX। EAX क्या होता है? EAX इज ए रजिस्टर। अब पहले परसेंटेज EAX के बारे में सुन लो क्या होता है। परसेंटेज EAX इज ए रजिस्टर एंड इस रजिस्टर के ना थोड़े बहुत काम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला काम ये होता है, इट स्टोर्स वैल्यू, स्टोर्स टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करके रखता है कि थोड़ी देर के लिए आप मतलब कि आप कहीं पे आपको जाना है तो बाहर आपको, एक लेट से आपको वॉशरूम जाना है तो आपको हाथ में कुछ है तो आपने किसी को पकड़ा के रख दिया, तो वो यही काम करता है EAX। सेकंड ये क्या करता है, ये ना रिप्रेजेंट करता है कि आपके प्रिंटफ फंक्शन में कितने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ठीक है। एंड उसके बाद एक काम और करता था, मेरे को वो याद नहीं है, आई गेस कुछ ऐसा कुछ करता होगा, हाँ। और एक आपका एड्रेस स्टोर करता है इन स्कैनर फंक्शन, वो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा वो काम नहीं है, बट आपको पता चल गया कि परसेंटेज EAX एक रजिस्टर है, वो क्या काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद है ना, हमने क्या करना, अपना EAX में जो वैल्यू है ना उसको मूव ऑन करना ESI में। ESI इज ऑल्सो रजिस्टर। अब यहाँ पे परसेंटेज डाल दो यार। अब ESI क्या करता है, ये ESI इज बेसिकली, अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ EE। इसका मतलब ये है कि ये कौन से बिट्स के रजिस्टर है, ये 32 बिट्स के रजिस्टर है, मतलब ये सिर्फ 32 बिट्स ही स्टोर कर सकते हैं। एंड ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई इंटीजर इज बेसिकली है 32 बिट्स ही, उससे ज़्यादा थोड़ी होता है या उससे कम थोड़ी होता है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग EAX या ESI, ठीक है। ESI क्या होता है, अब जो हमारा प्रिंटर फंक्शन है ना, अब मैं आपको पहले प्रिंटफ फंक्शन के बारे में बता दूं। प्रिंटफ फंक्शंस को चाहिए होते हैं आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट ये चाहिए कि लेट्स से कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ना, तो वो हमने यहाँ पर जो मर्जी लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया भार्गव, उसके बाद मेरे को यहाँ पर लिख दिया %d एंड उसके बाद मैंने ना बस इतना ही काम करा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली अब मैं यहाँ पर ये भी लिखूंगा ना कि %d क्या है, ये %da है, ठीक है। तो सो बेसिकली ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये जाएगी एक रजिस्टर में जिसका नाम है RDX, और ये होगा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रजिस्टर। अब ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रजिस्टर क्यों होगा, क्योंकि ये जब है ना मैं अपने प्रिंटर फंक्शन को बाद में कॉल करूँगा ना, तो उसमें ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ही भेज देगा। एंड उससे ये चीज़ पता चलेगी कि ठीक है भाई, इसको %d मतलब इसको एक इंटीजर को प्रिंट कराना है। देन उसके बाद इसकी एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ है भार्गव, इसको एक भार्गव नाम की एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है अपने आउटपुट में, एंड ये काम करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रजिस्टर जिसका नाम है RDX, जिसको हम नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं। एंड जो हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट रजिस्टर होता है ना, सेकंड आर्ग्यूमेंट रजिस्टर की मतलब वो जो सेकंड चीज़ चाहिए हमारे प्रिंटफ फंक्शन को, पहला तो हमने डिफाइन कर दिया कि हमें कैसे भी करके पहले बता तो दो कि क्या प्रिंट कराना है, देन उसके बाद बता तो दो कि उसमें क्या क्या है। एक लाइक लेट्स से कि हमें जो प्रिंट कराना है उसमें एक स्ट्रिंग है एंड उसके बाद हमें एक इंटीजर को प्रिंट कराना है। तो जब मेरा आप सेकंड आर्ग्यूमेंट रजिस्टर है ना, उसमें ना वैल्यू होगी उस क्या कहते हैं इंटीजर की, जो कि हमें प्रिंट कराना है। एंड लेट्स से कि अब अगर करेक्टर है तो करेक्टर की वैल्यू होगी, एंड अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो चीज़ें बदल जाती है, क्यों बदल जाती है वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या कर दिया, हमने मूव करा, वेट, मूव करा डॉलर साइन, सॉरी लेट्स से ले आ रहे हैं, यहाँ पर आपने मूव कर दिया -4 परसेंटेज RBP। मैं एक सेकेंड के कोड लिख देता हूँ। अब एक चीज़ याद रखना, आपने पहले मूव किया था EAX से, यार चलो यहाँ पे कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक नहीं मतलब एक लॉजिकली चीज़ बताऊंगा, ट्रिक्स तो होती नहीं है कंप्यूटर साइंस में, कहाँ बैठे हो। ESI। अब उसके बाद है ना मैं यहाँ पे क्या करूँगा, LEA, जहाँ LC0 %RIP, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा %RDX। आ जाओ यहाँ पर, नोट ले लो बढ़िया वाला एकदम नेक्स्ट लेवल नोट, कि मैं ये जो LEA करता हूँ ना, मैं कहीं पे भी LEA करूँगा ना, एक चीज़ याद रखना, स्ट्रिंग्स जब हम यूज़ करते हैं ना, तो स्ट्रिंग्स की ना कोई वजूद नहीं होता, सी लैंग्वेज में कोई वजूद नहीं होता सी स्ट्रिंग्स का। आप स्ट्रिंग्स की वैल्यू को नहीं उठा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि स्ट्रिंग में S है, T है, R है, N है, I है, G है, S है, उसको हम एक एक करेक्टर करके कर देंगे। अगर तो हम ऐसा करेंगे तो भाई साहब
लेट्स से कि मुझे ऐसा कोई वर्ड लिखना है, नुमैनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्किलिको वोल्केनोकोनियोसिस ऐसा करके कोई वर्ड है, तो भाई वो चीज़ अगर मैंने अपने प्रिंटर फंक्शन में डाल दी तो मेरे तो रैम एक दिन में भर जाएगी, ठीक है। तो अब मैं वो वाले वर्ड्स को नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। तो अब मैं ना स्ट्रिंग्स को हम पता है कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग्स को हम एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं। हम स्ट्रिंग्स का कोई वैल्यू नहीं रखते, स्ट्रिंग्स को हम अपने रैम में नहीं डालते। हम ना स्ट्रिंग को ना कोई ऐसा लाइक डालते तो हैं ऑफकोर्स, लाइक स्ट्रिंग को ना हम है ना कोई ऐसा कॉन्स्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, लेट्स से कि मेरे को ना अपने कोड के ऊपर मैंने कहीं पे मेंशन करा है कि LCO करके ना एक कांस्टेंट लेवल है। बाय द वे इफ़ यू डोंट नो, कंपाइलर क्या करता है, एक कांस्टेंट लेवल अपने से ही बना देता है। कांस्टेंट लेवल मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है ना उसका मेमोरी एड्रेस .lco है, एंड ये आपने अपने कोड में कहीं पे भी लिख दिया, मतलब असेंबली कोड में कहीं पे भी लिख दिया, ये सिर्फ असेंबली लेवल पे होता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हमारा कंपाइलर करता है। अब इसके अंदर क्या है, डॉट स्ट्रिंग, लिटरली यहाँ पर लिखा होगा डॉट स्ट्रिंग, यहाँ पर लिखा होगा, आपने यहाँ पर लिखा है भार्गव, उसके बाद आपने यहाँ पर लिखा है %d, एंड उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रिंग खत्म होती है, ये चीज़ लिखी होगी .lco में। अब जब हम कर रहे हैं ना LEA, तो अब मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने कोड में यहाँ से मैं आगे भी कितनी बार भी LEA करूँगा, उसका मतलब ये होगा कि लोड इफेक्टिव एड्रेस, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी कांस्टेंट वैल्यू है उसका एड्रेस करो, क्योंकि अगर हम वैल्यू उसका लेके आएंगे ना तो भाई गए हम क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू लाने में ही हालत टाइट हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि वैल्यू मत लेके आओ, उसका अफेक्टिव एड्रेस लेके आओ, एंड वो कहाँ पर है, पहली बात वो है .lc0, ज़ीरो है यहाँ पर, ओ नहीं है, LC0 है। एंड उसके बाद जब हम यहाँ पे कर रहे हैं ना %RIP का मतलब ये नहीं है कि मर गया तो हम उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उसका मतलब ये है कि RIP इज़ अ रजिस्टर, इसका होता है गेस जी रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अरे उसको गोली मारा, इसका मतलब बेसिकली ये है कि मेरे कंप्यूटर में .lc0 की वैल्यू कहीं तो लिखी है ना, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि या तो इस कोड के ऊपर लिखी होगी या तो इस कोड के एंड में लिखी होगी, कहीं पे लिखी होगी। तो वो ना क्या करता है, ये %RIP ऊपर या नीचे कहीं पे भी जाता है वो मेमोरी स्टैक में, और .lc0 की वैल्यू ढूंढ के लेके आता है, ठीक है। और उसके बाद है ना हमने क्या किया, उस इफेक्टिव एड्रेस को %RDX में डाल दिया। अब RDX क्या करेगा वो मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक स्टेप और करते हैं, ये स्टेप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, इसको ध्यान से सुनना। जब हम करते हैं मूव $0, उसके बाद हम करते हैं %EAX। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हमारा %EAX क्या काम करता है। पहला तो करता है वो टेम्प्रेरी वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है, टेम्प्रेरी वैल्यू स्टोर करता है। सेकंड एक काम और करता है, वो ये भी काउंट रखता है अपने पास कि हमारा जो प्रिंटर फंक्शन है उसमें हमने कितने आर्ग्यूमेंट ऐसे डाले हैं जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को आउटपुट लेना चाहते हैं। लेट्स से मैंने अपने printf में लिखा है %f, यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करना है डेफिनेटली, एंड यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, लाइक लेट्स से मैंने ऊपर एक f नाम की एक स्ट्रिंग असाइन कर दी थी, ठीक है। एंड मैं याद रखना printf के आगे भी ये कोमा आता है भाई, मैं ऊपर भूल गया हूँ कहीं पे और आपने याद ना कराओ, ठीक है। तो अब है ना यहाँ पर बेसिकली पता क्या आएगा, ऑफकोर्स क्या आएगा, हमने एक printf वैल्यू को प्रिंट करने के लिए बोला, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, इतना सिंपल है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 1। अगर यहाँ पे मैंने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट करने को कहा था तो यहाँ पर 2 आ जाता। मतलब नॉर्मली आपको समझ आ गया कि मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ। अब क्योंकि हम इंटीजर को प्रिंट करा रहे हैं, इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं होता, तो यहाँ पर आएगा $0 एंड %EAX, एज ईजी एज इट इज़। अब उसके बाद हमने करना कॉल printf फंक्शन को, एंड यहाँ पर गेम स्टार्ट होती है। अब आपने printf फंक्शन को कॉल कर लिया, तो अब हम पता क्या करेंगे, अब कॉल कर लिए तो कोई काम होगा ना। तो अब printf फंक्शन पता क्या करेगा, पहले तो वो देखेगा कि जो मेरे पास %RDX में जो स्ट्रिंग है तो उसमें मेरे को कौन सी चीज़ है जिसको एज इट इज़ प्रिंट करना है और कौन सी चीज़ है जिसको मुझे रिप्लेस करना है। तो पहले वो देखेगा कि उस स्ट्रिंग में क्या है, लेट्स से उसमें है भार्गव %, भार्गव की स्पेलिंग तक नहीं मैं सही लिख पा रहा अपनी राइटिंग से, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। देन %d लिखा हुआ है, ठीक है, यही दो चीज़ें ना। तो %d क्या होता है, ये तो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है भाई, फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, किसके लिए होता है, इंटीजर्स के लिए होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर पता क्या करेगा, जो मेरी ESI में वैल्यू है ना इंटीजर की, वो उसको इसके साथ रिप्लेस कर देगा, एंड उसके बाद जो मेरी स्ट्रिंग है उसको एज इट इज़ आउटपुट में वो कर देगा, भेज देगा। तो अब पता क्या होगा, अब बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा मेरा आउटपुट में भार्गव, एंड क्योंकि मेरा %d रिप्लेस हो गया था
1 के साथ जो कि मेरा ए था, तो यहाँ पर आएगा भार्गव 1। लिटरली यही चीज़ आएगी और कुछ नहीं आएगा। आप अभी इस चीज़ को कोड करके देखेंगे हम थोड़ी देर में। एंड यहाँ से ना एक चीज़ मैं आपको डायरेक्टली एक बार एक साथ लिख के समझा देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पर आएगा स्टार्ट, देन उसके बाद आएगा मूवल $1 -4% RBP, देन आएगा मूव, देन यहाँ पर आएगा -4% RBP EAX, देन यहाँ आएगा मूव, यहाँ आएगा EAX %ESI, देन यहाँ आएगा LEA.LC0, यहाँ आएगा %RIP, देन यहाँ पर आएगा %RDX, एंड उसके बाद जो बचा हुआ कोड है वो यहाँ पे कहीं पे लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर आएगा मूव $0 to EAX % लगा लेना, देन यहाँ पर आएगा कॉल printf। ठीक है, तो अब एक एक करके आ जाओ। पहली चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पर एक ही पेज पे लिखा है, हाँ थोड़ा सा खौच पहुँच है, बस समझ जाना। स्टार्ट हो रहा है, वो 3 लाइनें आएगी, उन 3 लाइनों के कारण क्या होगा, हमारी मेमोरी मतलब एकदम रेडी हो जाएगी हमारे बाकी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसके बाद ये लाइन होगी, इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि जो मेरा इंटीजर है ना, जो 1 है, वो एक मेमोरी लोकेशन में जाएगा जो है कि -4, कि मतलब जब हमारे लेट्स से कि हमारी मेमोरी में ना अभी 100 बॉक्सेस हैं, तो जो उसमें जो पहले ऊपर के 4 बॉक्सेस हैं ना, वो फिल हो जाएंगे इंटीजर 1 के साथ। ठीक है, उसके बाद है ना यहाँ पर क्या होगा कि वो जो 4 बॉक्सेस में जो वैल्यू है ना, वो जाएगी एक रजिस्टर में जिसका नाम है %EAX। उसके बाद जो नीचे का मेरा वो जो वैल्यू जो अब मैंने EAX रजिस्टर में डाली है, रजिस्टर क्या है, वो एक कटोरी है। ठीक है, तो एक कटोरी में मैंने वैल्यू डाली है, अब वो कटोरी से वैल्यू मैंने डाल के दे दी ESI में। ठीक है, ESI करके एक और रजिस्टर है, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी। अब वो वैल्यू को वहाँ पर रहने दो, क्योंकि इसका बाद में काम होएगा। उसके बाद है ना मैंने बोला है LEA का मतलब क्या है कि लोड इफेक्टिव एड्रेस। अब वो एड्रेस क्या है, .LC0 करके एक एड्रेस है, जहाँ पर मैंने कहीं पे ऊपर नीचे कहीं पे भी मैंने वो वैल्यू लिखी होगी कि एक स्ट्रिंग है, एंड वो स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया डॉट, ऐसे होगा कि मैं आपको कैसे बताऊँ, ऐसे यहाँ पर ही ऊपर कहीं पे लिखा होगा .LC0, एंड यहाँ पे लिखा होगा डॉट स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग में लिखा होगा, इधर आएगा भार्गव, एंड यहाँ पर साथ में ही लिखा होगा %D। ठीक है, एंड ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वरना जहाँ से हमने शुरू किया था उसमें सिर्फ यही चीज़ लिखी होगी, यहाँ पे लिखा होगा %D, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखा होगा। तो अब वो जाएगा RDX में, RDX है यहाँ पर, RDX से याद रखना, और यहाँ पर ESI है भाई, राइटिंग को थोड़ा मैं क्या बोल सकता हूँ, बट यस ऑल आई कैन सी इज सॉरी। देन यहाँ पर ESI है। ठीक है, देन उसके बाद है ना यहाँ पर क्या होगा, लोड इफेक्टिव एड्रेस हो गया, RDX में एड्रेस स्टोर हो गया, उसके बाद मेरा ESI में वैल्यू स्टोर होगी, 2 चीज़ें हो गई मेरी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, मूव $0 EAX, इसका मतलब ये है कि मेरे printf फंक्शन को एक भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को एग्जीक्यूट नहीं करना। ठीक है, मतलब उसको आउटपुट में नहीं भेजना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कॉल printf, उसका मतलब ये है कि वो क्या करेगा, वो पहले देखेगा कि ठीक है भाई RDX में क्या है, RDX में एक स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ %D लिखा हुआ है। %D क्या होता है, वो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जिसमें इंटीजर वैल्यू जाती है। इंटीजर वैल्यू कहाँ पर है, ESI में है, इंटीजर वैल्यू क्या है 1 है, वहाँ पर उसको डाल के भेज दो और प्रिंट मतलब कि अपने आउटपुट में शो कर दो, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ printf फंक्शन वर्क्स फॉर इंटीजर्स, दैट्स इट। इंटीजर्स के लिए, सिर्फ इंटीजर्स के लिए दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करेक्टर्स। करेक्टर्स के लिए सेम होगा, आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, सिर्फ आपको मैं कोड दिखाऊंगा, उसी से ही ना नाउ वी विल टॉक की क्या चीज़ होगी। अब देखो, अब आप भी यहाँ पर हो, मैं भी यहाँ पर हूँ, अपनी कॉपी पे लिखने की कोशिश करो कि क्या चीज़ होगी। ठीक है, तो पहला तो वही होगा मूव बी। अब तो देखो पहले तो स्टार्ट होगा भाई, पहले तो स्टार्ट होगा, स्टार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब आपको पता क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है मूव, सॉरी पहले हो रहा है पुश, देन उसके बाद हो रहा है मूव, देन उसके बाद हो रहा है सब। ठीक है, ये 3 चीज़ें होगी, देन उसके बाद होगा मूव पी।
अब पहले तो ना एक चीज़ बताओ कि आपको क्या भेजना है भाई, कौन सा कैरेक्टर भेजना है अपने प्रिंटफ फंक्शन में। तो पहले तो एक सिंटैक्स लिख लेते ना। तो अभी मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखने लगा, हैश टैग इंक्लूड उसको भी यहाँ पे मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ, अरे लिखूंगा तो गलती लग जाएगी आपको। तो ऐसे कर देता हूँ, हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच करके जो भी है, उसके बाद इंट मेन। तो इंट मेन में आ जाओ, उसके बाद इंट मेन में आके यहाँ पर लिखो करेक्टर ए इज इक्वल टू ए, ए ही प्रिंट कराते हैं। देन यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन में आओ, प्रिंटफ फंक्शन में यहाँ पर आके लिखो %c, देन यहाँ पर उसको बंद कर दो, देन एंड दैट्स इट। तो अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर होगा स्टार्ट, देन यहाँ पर होगा मूव बी, मूव बी में क्या होगा $। यहाँ पर आजकल की असेंबली में ना लिटरली ऐसे ही लिख देते हैं करेक्टर, बट इसका ESI कोड होता है वो यहाँ पर लिखा होता है। लेट्स से ए का ESI कोड था, आई गेस 41 था 31 था, मुझे याद नहीं। देन वो मूव होगा -1, क्योंकि करेक्टर 1 बाइट स्टोरेज लेता है, तो यहाँ पर लिखा होगा -1। एंड यहाँ पर है ना -1 लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा %RBP, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, मूव लिखा होगा भार्गव, लॉजिकली इफ़ यू आर राइटिंग इट ऑन योर नोटबुक आपने भी मूव लिखा होगा। फनी चीज़ पता है क्या है, यहाँ पे लिखा होता है मूव ZBL। अब ये कौन सी छिपकली है तो भाई ये छिपकली नहीं है, आपने खुद ही ये बात अपने मुंह से बोली है कि यहाँ पर करेक्टर कितनी वैल्यू लेता है 1 बाइट, पर प्रिंटफ फंक्शन में तो 4 बाइट्स चाहिए ना, प्रिंटफ फंक्शन में तो 32 बिट्स चाहिए। अब 32 बिट्स कैसे होंगे, तो ZBL का मतलब क्या होता है, ज़ीरो एक्सटेंड बाइट लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि आप ऊपर के जो 4 डब्बे हैं ना, 3 डब्बे हैं ना, वो 0 0 से फिल कर दो, यार 2 0 यहाँ डाल दो, 2 0 यहाँ डाल दो, देन यहाँ पर भी आप 0 0 0 0 0 0 0 करके फिल कर दो। एंड जो लास्ट वाला डब्बा है ना, उसमें आप है ना ये 41 को इंक्लूड कर दो, दैट्स इट। इसका मतलब होता है ZBL, ठीक है। तो अब यहाँ पर आओ, ZBL में यहाँ पर आके क्या होगा, यहाँ पर होगा -1 %RBP, वैल्यू तो वही जाएगी ना। अब है ना यहाँ पर एक और काम करना, हम पहले क्या कर रहे थे, आपको लेट्स से कि आपको बाथरूम जाना, आपने एक बंदे के हाथ में अपना सामान वगैरह दे दिया और आप अंदर बाथरूम गए एंड आप बाहर आ गए, ठीक है, आपने यही किया ना। अब लेट्स से कि मुझे बाथरूम जाना ही नहीं है, तो नहीं ये तो मतलब थोड़ा बेवकूफ़ एग्जाम्पल हो गया, बट लेट्स से कि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले %EAX को वैल्यू दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम %ESI में डाल रहे हैं ना वैल्यू। आजकल के कंप्यूटर पता क्या करते हैं, वो EAX में वैल्यू डालते ही नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते ESI, कि सीधा ESI को वैल्यू दो ना, आपको EAX में क्यों डालनी है वैल्यू जब आप सीधा ESI में वैल्यू डाल सकते हो। एंड वही काम हम करेंगे, अब हम यहाँ पे सीधा ESI में वैल्यू डाल देंगे। अब ESI में वैल्यू कैसे जाएगी, ESI क्या है, 32 बिट्स का वो है, रजिस्टर है ना। तो ऊपर के जो 3 कॉलम है ना, जिसमें आप आई गेस 24 वैल्यूज़ डाल सकते हो, 24 बिट्स डाल सकते हो, वो 0 से भर जाएगी। उसके बाद की जो लास्ट बिट्स होगी ना, जो लास्ट के वो जो 8 बिट्स होंगे, उसमें ऐसा एक कॉम्बिनेशन होगा जिसके थ्रू आप 41 नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आना, यहाँ पर लिखा होगा लोड इफेक्टिव एड्रेस, फिर से वही चीज़ लिखी होगी, यहाँ पर लिखी होगी .LC0 एंड यहाँ पर लिखा होगा %RIP, यहाँ पर लिखा होगा RDX % एंड यहाँ पर अब लिखा होगा, फिर से यहाँ पर कहीं पे लिखा होगा मूव $0। अब यहाँ पे कहीं पे दिखा देता हूँ, मूव $0 टू %EAX, EAX का यूज़ फिर भी होगा। देन उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा कॉल printf। अब यहाँ पर ही लेट्स से कि नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है .LC0 इज इक्वल्स टू .string, स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है इस बारी, स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है %C, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है स्ट्रिंग में, ठीक है। अभी तक सेंस बना रही है चीज़ें, एंड आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल रही होगी कि चीज़ों में क्या है भाई। एंड ये वीडियो बनाने से पहले मैंने स्पेशली आज पहली बार कॉफ़ी पी है, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए थी इस वीडियो में। आई रियलाइज कि मेरी लास्ट वीडियो में एनर्जी नहीं थी। हाँ, धीरे धीरे एनर्जी इसमें भी लो हो रही होगी, बट प्लीज़ मैनेज दैट आउट। भाई बहुत मुश्किल होता है, 2 3 3 4 4 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, एडिट करने में 8 घंटे अलग से जाते हैं। तो ये हो गया मेरा दुख का रोना। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि फिर क्या होगा। अब वो प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा, जब हमने किया कॉल प्रिंटफ किया, तो जब हमने कॉल प्रिंटफ किया ना, तो वो अब देखेगा %RDX में क्या है।
RDX में इस बार सिर्फ एक स्ट्रिंग है एंड वो स्ट्रिंग है। RDX में वो पता क्या करेगा, उसका इफेक्टिव एड्रेस में जाएगा एंड वहाँ पर देखेगा कि ठीक है सिर्फ %c है, ठीक है। %c क्या होता है, %c होता है करेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो मतलब कि इसको क्या करना है, इसको एक करेक्टर को आउटपुट में लेके आना है, ये चीज़ तो उसको समझ आ गई, ठीक है। अब वो करेक्टर कौन सा, वो उसको मिलेगा %ESI में एंड ऐसे करके वो एक करेक्टर को वो कर देगा और यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी, लेट्स से यहाँ पे लिखा होगा 41 एंड 41 से वो समझ जाएगा कि ए वैल्यू चाहिए, इसको ए करेक्टर चाहिए एंड वो आउटपुट में ए को प्रिंट करा देगा, ठीक है। एंड उसके बाद है ना, अब यहाँ पर हम करेंगे फ्लोट्स का। फ्लोट्स के लिए ना एक चीज़ याद रखना, फ्लोट का ना थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है बट आपको बहुत ईजी लगेगा कंपेयर टू बाकी 2-3। उसका एक रीज़न है। पहला क्या होगा, स्टार्ट होगा, स्टार्ट यहाँ पर ही लिख दूंगा मैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब करेक्टर सॉरी फ्लोट है ना, तो फ्लोट का सिंटेक्स क्या होगा, पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। फ्लोट का सिंटेक्स होगा वही होगा हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा इंट मेन, ठीक है। उसके बाद आप मेन फंक्शन में आ जाओगे, यहाँ पे लिखा होगा फ्लोट पाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा होगा 3.14। यार अब मैं कैसे लिखूँ 3.14, गिव मी अ सेकेंड, थोड़ा पीछे करके लिखते हैं। आप भी साथ साथ लिखो भाई, फिर थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। फ्लोट पाई 3.14, देन उसके बाद आपको इसको प्रिंट करना है, प्रिंट %f, यहाँ पर आपको लिखना है f, सॉरी यहाँ पर यार, यहाँ पर इसको f में चेंज कर लेना यार, मैं पाई नहीं लिख पाऊँगा अब। यहाँ पर सेमीकोलन आएगा, यहाँ पर भी सेमीकोलन आएगा एंड इसको यहाँ पर बंद कर देना, रिटर्न 0 कर देना, या यहाँ पर वाइट कर दो यार, यहाँ पर वाइट कर दो, ठीक है। इसको कोड करके दिखाऊंगा, डरना मत, ठीक है। डरना नहीं भाई, मेरे से आप चीज़ें समझ रहे हो तो फिर काहे डरना भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके अब हम करेंगे नेक्स्ट लेवल चीज़ करेंगे। अब लिखेंगे हम फ्लोट का असेंबली कोड। पहले हमने करेंगे स्टार्ट, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, भाई मैंने नीचे लिखा तो था, मैं क्या कर रहा हूँ। देन यहाँ पर मैं लिखूँगा मूव ss.lc0 %RIP, देन यहाँ पर आएगा %XMM0। मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत उन लोगों को नहीं है जिन्होंने मेरी वेरिएबल वाली वीडियो देख ली है एंड जिन्होंने नहीं देखी उनको मेरे को कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आ जाओ यहाँ पर बताता हूँ। तो अब है ना, पहले यहाँ पर क्या लिखा होता था, .lc0 करके यहाँ पर डॉट स्ट्रिंग करके लिखा होता था, ठीक है। अभी भी वही चीज़ लिखी होगी, बस यहाँ पर है ना अब स्ट्रिंग नहीं लिखा होगा, अब यहाँ पर लिखा होगा डॉट फ्लोट, क्योंकि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डायरेक्टली नहीं स्टोर कर सकते, आपको भी उसको लेबल कांस्टेंट में ही स्टोर करना होगा। यहाँ पर उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की वैल्यू लिखी होगी, लाइक लेट्स से 3.14, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मेमोरी एड्रेस होगा, एक और लेबल कांस्टेंट होगा LC1। अब उसमें क्या होगा, डॉट स्ट्रिंग, अब उस स्ट्रिंग में क्या होगा %f, ठीक है। दैट्स इट। अब ये मेरे 2 लेबल कांस्टेंट है, लेबल कांस्टेंट के यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेबल कांस्टेंट है, ठीक है। हैशटैग लेबल नहीं, हैशटैग लेबल कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, तुम्हें गलती लग जाएगी, ठीक है। तो लेबल कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आ जाओ। अब यहाँ पर है ना, मैंने अपना पहली चीज़ देखना, पहली चीज़ क्या लिखी है, मूव ss.lco, मतलब कि जो मेरी LC0 मतलब जो मेरा लेबल कांस्टेंट है उसमें जो वैल्यू है उसको %RIP को बोला कि तू कहीं से भी ऊपर नीचे जाके ढूंढ के लेके आ, उसको XMM0 में डाल दे। XM00 क्या होता है, एक फ्लोटिंग पॉइंट का रजिस्टर होता है। एक चीज़ याद रखना, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए आपको XMMO या XMMO नहीं होता, बाय द वे XMM0 होता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बेसिकली रजिस्टर्स होते हैं, स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट के साथ जो भी आप काम वगैरह करते हो उसमें काम यूज़ होते हैं। एंड यस, एक इसमें भी एक कैच है जो कि आपको बाद में समझ आएगा, उसके लिए स्टे ट्यून्ड, ओके। तो अभी तक ये चीज़ समझ आई, ठीक है। उसके बाद है ना, मूव एसएस कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना, लोड इफेक्टिव एड्रेस। अब एक और चीज़ याद रखना, उसमें हमें करना पड़ रहा था ना, %ESI में जाना पड़ रहा था जब हम इंट या कार के लिए कर रहे थे, ठीक है। इंट एंड कार के लिए हमें क्या करना पड़ता था, %ESI में डालना पड़ता था, ठीक है। तो उसके लिए 2-3 स्टेप्स चले जाते थे। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ना printf फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं ना, तो वो पता क्या दिखता है कि %XMM0 में कौन सी वैल्यू है, उसको वो प्रिंट कराने के लिए भेज देता है, ठीक है। तो
अब वो तो हमने कर दिया, मतलब हमारा मेन स्टेप तो यहाँ पर ही ख़त्म हो गया, जहाँ पर हम पहले मूव एल कर रहे थे, उसके बाद हम -4 पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। अब हमने यहाँ पर वो वाला काम ऑलरेडी कर दिया है। हमने यहाँ पर अपने वो रजिस्टर को %XMM0 में अपनी वैल्यू को डाल दिया। अब यहाँ पर हमें इफेक्टिव एड्रेस लोड करना है। किसका करना है? %LC1 %RIP। देन यहाँ पर करेंगे हम उसका लाइक लेट्स से कौन सा है यहाँ पर, हाँ %RDX में करेंगे इसको। देन यहाँ पर करेंगे मूव $, क्या आएगा इस पर ही? 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि हम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट कर रहे हैं। देन यहाँ पर आएगा %RSP आएगा, सॉरी RAX आएगा। RAX कर दो या EAX कर दो, आपकी मर्जी है। RAX कर दो यार, आपकी मर्जी है, कोई मनाही नहीं है, बट यस EAX करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या करोगे? कॉल करोगे printf को, ठीक है। अब printf को कॉल किया, printf कहता हाँ भाई बोल क्या काम है। तो printf कहता कि देख भाई, printf को जब आपने कॉल किया तो वो कहता मेरे को तेरे %XMMO में एक वैल्यू मिल रही है XMM0 में, एंड वो वैल्यू है 3.14। ये पॉइंट है यार, मेरा यहाँ पर है ना पेंसिल से पॉइंट नहीं लगता, तो वो है 3.14, ठीक है। और मेरे को ना तेरे एक %RDX है, उसमें एक वैल्यू मिल रही है जो कि है एक स्ट्रिंग जिसमें एक %F लिखा हुआ है, जो कि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है, ठीक है। तो अब है ना ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। तो अब वो कह रहा है कि इस %F को किसके साथ रिप्लेस कर दो? 3.14 के साथ, एंड उसको आप आउटपुट दिखा दो अपने टर्मिनल पे। दैट्स इट। अब हमारा ना printf फंक्शन ख़त्म हो गया इंट के लिए, फ्लोट के लिए, उसके बाद कैरेक्टर्स के लिए। अब बारी है स्ट्रिंग्स की, कि लेट्स से कि हमें सीधा भार्गव को प्रिंट कराना है। वैसे तो मैंने इस चीज़ को कवर अप कर दिया, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो आपको पता क्या करना, यहाँ पर जाना, पहले तो ऊपर कहीं पे ना ये चीज़ आप पहले सिंटेक्स लिख देते हैं यार, पहले सिंटेक्स लिख देते हैं। #include stdio.h। देन यहाँ पर आएगा इंट मेन फंक्शन में आ जाओ। मेन फंक्शन में आने के बाद यहाँ पे लिख दो आप printf, वही लिखे जो सारे लिखते हैं हेलो वर्ल्ड से हम स्टार्ट करेंगे। हेलो वर्ल्ड के स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि मेरे को आते हैं बट यहाँ पे लिखने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, एज आई टोल्ड यू। देन यहाँ पर आ जाओ। तो अब पहले पता क्या होगा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ही आपको करके दिखा देता हूँ। LC0 में एक स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर होगी ST, ये 0 नहीं है, ये पॉइंट है, बार बार कह रहा हूँ पॉइंट। मैं आपको एक दूसरी चीज़ के साथ लगा के दिखा देता हूँ। इट्स लाइक वेट, ये है, ठीक है। इस चीज़ को ऐसे लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। ये LC0.string। अब वो स्ट्रिंग में क्या वैल्यू है? लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। हेलो की स्पेलिंग गलत है, बट डोंट माइंड। हेलो वर्ल्ड, व्हाट्सएप वाला हेलो भेजा मैंने। एंड उसके बाद है ना, अरे पेंसिल की ज़रूरत है भैया, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, लोड इफेक्टिव एड्रेस। अब एड्रेस किसका लोड करेंगे? .LC0, एंड उसमें %RIP को बोलेंगे कि भाई कहीं से भी ढूंढ के लेके आ, वो मेरी मर्जी नहीं है, मतलब तेरी गलती है कि तू ढूंढ के ला कहीं से भी। यहाँ पर आएगा RDX, एंड यहाँ पर आएगा लोड इफेक्टिव एड्रेस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पता क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्योंकि RDX में इस बारी ऑलरेडी वैल्यू स्टोर्ड है। मतलब मैं आपको पहले कोड लिखता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। यहाँ पर आएगा 0 %EAX, एंड अब हम यहाँ पर कॉल कर देंगे, यहाँ पर लास्ट में कॉल कर देंगे printf को। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर चीज़ समझना, LC0 में स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि उसका इफेक्टिव एड्रेस को लोड कर तू %RDX में, क्योंकि मेरा printf फंक्शन क्या देखता है, मेरा printf फंक्शन को जब मैं कॉल करता हूँ तो वो देखता है कि %RDX में जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो उसको तो एज इट इज प्रिंट करता है, एंड वहाँ पर देखे कि यहाँ पर क्या, वहाँ पर क्या %D लिखा है, अच्छा नहीं लिखा। %F लिखा है, अच्छा नहीं लिखा। %C लिखा है, अच्छा नहीं लिखा। अगर ये तीनों चीज़ें उसको नहीं मिलती ना, तो वो जो एज इट इज चीज़ है ना, जो हमने वहाँ पर लिखी है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड को डायरेक्टली प्रिंट करा देता है। तो मतलब 3 लाइन का असेंबली कोड होता है, लिटरली सिर्फ 3 लाइन का। पहली लाइन ये है कि लोड इफेक्टिव एड्रेस
ओ माय गुडनेस, मैंने रिमूव कर दिया। लोड इफेक्टिव एड्रेस, यहाँ पर .lc0, यहाँ पर %RIP लिखा होगा। तो पहली चीज़ क्या कर रहा है, वो लोड इफेक्टिव एड्रेस कर रहा है %RIP का RDX में। उसके बाद वो मूव कर रहा है ज़ीरो को, पता नहीं क्या कर दिया मैंने, मूव कर रहा है $0 को EX में, जिसके मतलब ये है कि कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है। एंड देन उसके बाद है ना, ये लास्ट में कॉल कर रहा है प्रिंटफ फंक्शन को, एंड दैट इज इट यस। अब बारी है स्कैनफ की, क्योंकि प्रिंटफ से अब हमारा नाता ख़त्म हो गया। स्कैनफ की स्पेलिंग ही गलत लिख गया क्या बोलूँ मैं, स्कैनफ की। ठीक है, स्कैनफ में अब है ना हम 3 चीज़ें डाल सकते हैं, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर्स। एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं मैं कि इस वीडियो में दूर दूर तक हम स्ट्रिंग को स्कैनर फंक्शन में नहीं डालने वाले। ठीक है, तो उसका एक रीज़न भी है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहला, आपको मैं कोड लिख के दूंगा ना, आपको उससे ही बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। तो पहला होगा स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब आपको पता ही है। देन उसके बाद मूव एस, मूव करेंगे बस। -4 पहले, यार मैं पहले सिंटेक्स लिखना क्यों भूल जाता हूँ। लेट्स राइट द सिंटेक्स हियर ओनली। मैं एक पेज नहीं वेस्ट करूँगा इस बार। यहाँ पर लिख देते हैं हैशटैग इंक्लूड stdir.h इंट मेन, यहाँ पर ब्रैकेट्स, यहाँ पर आएगा इंट ए सेमीकोलन। एक चीज़ याद रखना, अब भी हमने सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करा है, इसको इनिशियलाइज नहीं करा है। एंड इनिशियलाइज हम कैसे करेंगे, स्कैनफ को यूज़ करके। हम इंट ए में वैल्यू डालेंगे स्कैनफ को यूज़ करके। यानी यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ लिखेंगे स्कैनफ परसेंटेज, क्या डालें पहले हम इंटीजर डालते हैं %d, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे एट द डेट कह रहा हूँ, इसको क्या कहते हैं, इसको कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, एंड एड्रेस ऑफ, इसको एक ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर इज बेसिकली समथिंग विच ऑपरेट समथिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम या कोडिंग में। तो एड्रेस ऑफ कहते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मतलब कि हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमें स्कैनर फंक्शन में एक फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमने डाला है वो एक इंटीजर का डाला है, एंड वो इंटीजर हमें कहाँ पर स्टोर करना है, वो हमें एक ए वेरिएबल में स्टोर करना है, जिसका डेटा टाइप हमने ऑलरेडी पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक इंटीजर ही है, जिससे सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज हो एंड काम करे बढ़िया सा। ठीक है, देन उसके बाद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करा। एंड एक चीज़ याद रखना कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ज़रूर लगाना है, एंड उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन लगा लेना। भाई मेरा सेमीकोलन लगाने की जगह ही नहीं है। एंड उसके बाद रिटर्न 0 करके इसको बंद कर देना। ठीक है, तो आपको कोड समझ आया, नहीं भी आया डोंट वरी, आई विल कोड इट इन द कंप्यूटर, वहाँ पर और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर पहली चीज़ क्या होगी, पहली चीज़ तो होगी कि मेमोरी स्टैक में ना लोकल वेरिएबल ए है ना ऑलरेडी असाइन हो जाएगा। मतलब कि ये जो 4 डब्बे हैं ना ये ए के हो जाएंगे, एंड वो जो 4 डब्बे की लोकेशन है वो -4 %RBP, क्योंकि हमने सबसे पहले इंटीजर को ही वो किया था, डिक्लेयर किया था RBP। ठीक है, उसके बाद है ना यहाँ पर आना, यहाँ पर आके आपको स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के बाद यहाँ देखो हमने इस फंक्शन को स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, लोड इफेक्टिव एड्रेस। एक चीज़ याद रखना, स्कैनफ में आप एड्रेसेस के साथ खेलते हो, प्रिंटफ में आप वैल्यू के साथ खेलते हो। स्कैनफ में आपने लोड इफेक्टिव एड्रेस कर दिया, किसका एड्रेस किया आपने, -4 %RBP। ये किसका एड्रेस है, यह एड्रेस ऑफ ए। अब इसको आपने कहाँ डाला, ESI में। ठीक है, आपने ESI में ना इस एड्रेस को डाला, आपने एड्रेस को लोड करा, आपने एड्रेस डाला, आपने वैल्यू नहीं डाली। वैल्यू आप डाल भी नहीं सकते, ए में कोई वैल्यू है ही नहीं। उसके बाद आपने लोड इफेक्टिव एड्रेस करा, किसका एड्रेस किया, else.lc0 %RIP, एंड यहाँ पर आपने लिख दिया %RDX। ठीक है, अब यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आके आप करोगे मूव $, में 0 आएगा। यहाँ पर आप करोगे वो अपना जो भी आपका %EAX, एंड उसके बाद लास्ट में आप कॉल करोगे स्कैनर फंक्शन को। ठीक है, अब जब आप स्कैनर फंक्शन को कॉल करते हो ना, जब आप लिखते हो ना कॉल स्कैनर फंक्शन, तो वो पता क्या करता है, वो पहले ढूंढता है कि देखो पहले तो एक और चीज़ याद रखना, .lc0 की तो आपने वैल्यू, हाँ ठीक है, .lc0 की वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी स्ट्रिंग %f करके। ठीक है, वो चीज़ %f करके, वो चीज़ मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है,
एंड जब हम कॉल स्कैनफ करते हैं तो वो पता क्या करता है, वो पहले देखता है ठीक है परसेंटेज आर डी एक्स, क्योंकि स्कैनफ का भी जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो परसेंटेज आर डी एक्स है। आर डी एक्स में जाके देखेगा ठीक है इसमें क्या है, इसमें है परसेंटेज एफ, तो इसका मतलब ये है कि इनको करना है, सॉरी परसेंटेज एफ क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर आएगा परसेंटेज डी। तो यहाँ पर वो आके देखेगा कि यहाँ पर है एक इंटीजर, उसके बाद यहाँ पर आके देखेगा कि एक इंटीजर इसको प्रिंट कराना है, इसने इंटीजर की वैल्यू भरी है नहीं भरी है, तो वो आपको ऑप्शन देगा जिसके थ्रू से आप वैल्यू को आप भर सकते हो। एंड जब आप वैल्यू को भर दोगे तो उसके बाद वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी ई एस आई में, एंड ई एस आई में स्टोर होने के बाद वो वैल्यू जाएगी आपकी -4% आर बी पी में, एंड उसके बाद आप अपने वैल्यू को इनपुट ले लोगे एंड उसके बाद आप उसको प्रिंट भी करा सकते हो। सो दैट्स हाउ मेन पता क्या है, दोनों दोनों असेंबली कोड्स में ना कॉल फंक्शन का बहुत बहुत लाइक लेट्स से बहुत वैल्यू है, बहुत बहुत वैल्यू है, क्योंकि आप विदाउट कॉल फंक्शन है ना कुछ आप इनपुट ले सकते हो ना कुछ आप आउटपुट ले सकते हो। ये जो कॉल फंक्शन है ना जिसने भी बनाया थैंक्स टू हिम, ठीक है। अब उसके बाद है ना हम लिखेंगे करेक्टर के लिए सिंटैक्स होगा इंट मेन हैश टैग इंक्लूड ऊपर लिख देना, यहाँ पर आके आप लिखोगे करेक्टर, करेक्टर ए इनिशियलाइज करके रख दिया, स्कैन एफ कर दिया, स्कैन एफ में हमने लिख दिया परसेंटेज डी सॉरी परसेंटेज सी, यहाँ पर हमने लिख दिया ए, उसके बाद यहाँ पर इसको बंद कर दिया, यहाँ पर रिटर्न 0 कर देना, ठीक है। ये रफ कोड्स लिख रहा हूँ, उसके बाद हम इसको कोड भी करेंगे तो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आओ, यहाँ पर आके अब लिखो आप इसका असेंबली कोड क्या होगा, असेंबली कोड लिखो ना, बैठो दिमाग लगाओ, स्टार्ट करो, स्टार्ट के बाद यहाँ पर आके लिखो मूव क्या करना है, मूव थोड़ी करना है सॉरी, हम करेंगे लोड इफेक्टिव एड्रेस, किसका एड्रेस लोड करना है हमें -1% आर बी पी का, कि 1 बाइट ही स्टोरेज लेता है ना, लाइक हमारी जो मेमोरी लोकेशन है उसमें -1 पोजीशन भी नहीं होगा ना करेक्टर, तो हमने वो वाली वैल्यू एड्रेस को हमने निकाल दिया, उस एड्रेस को हमने डाला आर डी एक्स में, ठीक है, आर डी एक्स में। उसके बाद हमें फिर से एक एड्रेस लोड करना, वो होगा .lc0 एंड उसमें परसेंटेज आर आई पी करके, मतलब हमें कहीं से भी वो ढूंढ के दो एंड वहाँ पर वो हो जाएगा आर डी एक्स में। ओह सॉरी एक और चीज़ गलती कर दी मैंने, एक तो भाई परसेंटेज आर डी एक्स, यहाँ पर परसेंटेज आर डी एक्स थोड़ी आएगा, यहाँ पर तो आएगा परसेंटेज आर एस आई, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंड उसके बाद लास्ट में आएगा मूव $0 टू वट एवर लाइक परसेंटेज ई ए एक्स। ओ वेट वन थिंग, स्कैन एफ में ना आप ई एस आई या ई आर आई, मतलब आप स्कैन एफ में ना ई एस आई नहीं लेते, ना आप ई ए एक्स लेते हो, ना आप सॉरी आर डी एक्स तो लेते हो, तो मतलब हम यहाँ पर है ना 32 वाले बिट्स वाले नहीं यूज़ करते भाई, स्कैनर फंक्शन में आप 64 बिट्स को ले सकते हो, तो इसलिए हम यहाँ पर ई एस आई और ई ए एक्स की जगह ना आर एस आई और आर ई एक्स को यूज़ करते हैं, ये चीज़ बताना भूल गया था, पार्डन मी ऑन डैट। अगर आप ई एक्स को कर भी लोगे ना कुछ नहीं होगा, बट हाँ मतलब जस्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ योर ब्रेन यूज़ आर ई एक्स। तो अब हमने क्या कर दिया, वो सारा कोड लिख दिया भाई, कहाँ गया, उसके बाद आपने लास्ट में कॉल कर दिया स्कैनर फंक्शन को। अब स्कैनर फंक्शन को कॉल किया तो अब स्कैनर फंक्शन क्या देखेगा कि अच्छा है, पहले वो आर डी एक्स में क्या है, पहले वो क्या देखेगा आर डी एक्स में क्या है, आर डी एक्स में परसेंटेज सी, ठीक है। अब परसेंटेज सी किसके लिए होता है, करेक्टर्स के लिए होता है। देन उसके बाद देखेगा आर एस आई का जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, मतलब सॉरी मतलब कि जो आर एस आई है उसमें किसका एड्रेस है, वो जिस वेरिएबल का एड्रेस है उसमें वैल्यू इंपुट करने के लिए देगा, एंड वो जो वैल्यू इंपुट करने के लिए देगा वो एक करेक्टर वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब जो फ्लोटिंग का है ना, एक चीज़ याद रखना, जो फ्लोट्स के लिए होता है ना वो भी लिटरली सेम होता है स्कैन ऐप में। आपको क्या करना, आपको यहाँ पर आके लिखना मूव एस एस थोड़ी होगा, यहाँ पे भी होगा लोड इफेक्टिव एड्रेस। आप ऊपर से अपना कोड इसमें आप खुद कोड करने की ज़रूरत मतलब वो करना, वरना हम कंप्यूटर में कर लेंगे। लोड इफेक्टिव एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस लोड होगा, कौन सा एड्रेस लोड होगा, -4% आर बी पी, एंड वो कहाँ पर एड्रेस लोड करना आपको, आर डी एक्स में, आर डी एक्स में लोड करना, अरे शिट आर डी एक्स में नहीं लोड करना, आर एस आई में लोड करना,
ठीक है। उसके बाद आपको लोड इफेक्टिव एड्रेस करना, वो कौन सा करना, .lc0 वाला करना, .lc0 वाला करना %RIP की हेल्प से। एंड उसके बाद आपको वो कहाँ पर लोड करना, %RDX में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। देन उसके बाद है ना आपको करना मूव $1 इस बार। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना RAX लिखना। एंड देन उसके बाद आपको कॉल करना स्कैनफ फंक्शन को। एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पर %XMM0 को यूज़ करने की भी नहीं ज़रूरत पड़ी। एंड दैट्स हाउ ब्यूटीफुल स्कैनर फंक्शन इज़। स्कैनर फंक्शन की असेंबली में कहीं पे भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट के रिलेटेड इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, वेयर एज आपको प्रिंटर फंक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड वन मोर थिंग, आपको याद है हमने करेक्टर्स के लिए वहाँ पर मूव ZBL किया था, यहाँ पर हमें वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्कैनर फंक्शन का असेंबली कोड, की बहुत ईजी बढ़ जाता है भाई, बहुत ईजी बढ़ जाता है कंपेयर टू व्हाट वी वर डूइंग इन प्रिंटर फंक्शन, ठीक है। नाउ वी आर डन विद स्कैनफ में इंट, फ्लोट एंड करेक्टर्स टू, ठीक है, ईजी। अब उसके बाद है ना, आज जो हमें एक और चीज़ कवर करनी है, मेरा खुद का नहीं मन कर रहा है इतना ज़्यादा बोलने का, बट यस वी नीड टू कवर इट। एंड दैट इज़ आज चैप्टर 2 का थोड़ा सा इनिशियलाइजेशन, वो है इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन तो हम देख लेंगे। इंस्ट्रक्शन पता क्या होते हैं, लाइक लेट्स से कि हमने बोला ना इंट ए, तो हमने यहाँ पर है ना एक डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया कि हमने ए को डिक्लेयर कर दिया कि वो एक इंटीजर है, ठीक है। एंड व्हेन वी डू ए इज इक्वल्स टू 1, तो ये एक इनिशियलाइजेशन इंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, मॉडुलस एंड मल्टीप्लाई भी होता है। मल्टीप्लाई आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। देन एक चीज़ याद रखना, जो डिवीजन एंड मॉड्यूलस है ना, ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, बाकी तीन चीज़ें समझाने में इजी होगी। जो मॉड्यूलस है, आपको तो मॉड्यूलस का मतलब ही नहीं पता होगा। तो व्हेन यू डिवाइड 2 डिवाइडेड बाय, आपने मतलब मॉड्यूलस 1 किया ना, तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो लेट्स से कि हमने 3 है, 3 को आपने मॉड्यूलस 2 करा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो 1 होगा। तो मतलब मॉड्यूलस इज बेसिकली लाइक रिमाइंडर, एंड जो ये है, ये होता है कोशेंट, ठीक है। एंड इन दोनों के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है आई डिवाइड। एंड जो बाकी मैं आपको एक सेकेंड आपको करके बताता हूँ। तो अभी हम प्लस एंड माइनस का एक साथ देखेंगे, इनफैक्ट मल्टीप्लाई का भी एक साथ ही हो जाएगा, इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू। तो लेट्स से कि हमने लिखा है कि एक कोड लिखा है, उसमें हमने लिख दिया इंट ए इज इक्वल्स टू 3। उसके बाद हमने एक कोड लिखा, उसमें हमने लिखा इंट बी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। देन उसके बाद है ना हमने यहाँ पे लिखा है इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। एंड उसके बाद हमने ना यहाँ पे सेमीकोलन लगा के इसको बंद कर दिया। ये हमारा एक कोड है, ठीक है। एंड पहली बात तो ये है कि जब आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे इस कोड की, तो वो इसको लिटरली निल कर देगा, कि उसका मतलब ये है कि इस कोड से मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। एंड उसके कारण वो क्या करेगा, इस कोड को हटा ही देगा। बट अगर हम अनऑप्टिमाइज्ड असेंबली कोड पे जाएंगे, तो वो पता क्या करेगा, पहले वो करेगा मूवल $3 to -4% RBP, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना। फिर वो करेगा मूवल करेगा $4 -8% RBP, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा वो इन दोनों वैल्यू को वो पहले मूवल करेगा -4% RBP, इसको मूव करेगा, सॉरी मूवल नहीं होगा, मूव करेगा %EAX में। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक और बार ऊपर करके बता देता हूँ। तो वो क्या करेगा, वो पहले मूव करेगा -4% RBP में जो वैल्यू है उसको मूव करेगा वो एक EAX नाम के रजिस्टर में, जिसकी हमने बहुत बात कर दी। उसके बाद वो क्या करेगा, एड एल करेगा -8% RBP टू %EAX। इसका मतलब ये है कि EAX में जो भी वैल्यू है ना, उसमें तू जो -8, ये जो इसका जो एड्रेस पे जो भी वेरिएबल है, लाइक लेट्स से कि वेरिएबल है इंट बी इज इक्वल्स टू
लाइक यहाँ पर बी है ना, -8% आरबीपी में क्या है, बी है, बी की वैल्यू क्या थी, 4 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसको ऐड कर दे जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैल्यू है परसेंटेज ई ए एक्स में, जो कि है मेरी ए, जिसकी जो वैल्यू है 3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 3 + 4 कर देगा, एंड देन उसके बाद आपको प्रिंट ऑफ करना, स्कैन ऑफ करना, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन में एंड मल्टीप्लिकेशन में सेम चीज़ होती है। सब्ट्रैक्शन के लिए जो कोड यूज़ होता है वो होता है SUBL, एंड मल्टीप्लिकेशन में जो यूज़ होता है वो होता है IMULL। अब डिवीजन में ना कुछ अलग ही होता है। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में भी बेसिकली वही सेम कोड होता है जो कि हमारा लिखा होता है। वहाँ पर भी यही होता है कि मूवल करते हैं वैल्यू 1 की, करते हैं -% RBP में जो भी करते हैं, उसके बाद फिर मूवल करते हैं $3 को परसेंटेज -8% RBP में, ठीक है। यहाँ तक तो आपको भी समझ आ गया। उसके बाद पता क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं कि मूवल करते हैं ए की वैल्यू को, यहाँ पर मैं डायरेक्टली ए की वैल्यू को कर रहा हूँ परसेंटेज EAX में। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं जो कि कभी कभी लिखी होती है CLTD, या फिर कभी कभी लिखी होती है CDQ, ऐसे करी होती है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेरा ए है ना, इसको रिप्रेजेंट करो ढंग से रिप्रेजेंट ऐसे करो कि मुझे क्या पता कि मेरा जो ए है वो एक पॉजिटिव नंबर है या एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो वो कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर ये चीज़ कह रहा हूँ कि आपने EAX में इसकी वैल्यू को डाला ना, तो अब है ना, आप दो रजिस्टर्स को कंबाइन कर दो। आप करो परसेंटेज EDX रजिस्टर को कंबाइन परसेंटेज EAX रजिस्टर के साथ, ठीक है। अब EAX क्या होता है, EAX वो नंबर है जो कि हमारा ए में प्रेजेंट है, और EDX क्या है, EDX है हमारा साइन उस नंबर का। अगर ए एक पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर 0 आएगा, अगर ए एक नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। दैट्स इट। और ए जो यहाँ पर लिखा होगा वो तो लिखा ही होगा कि लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास ए = 4 है या 3 है, मुझे नहीं पता क्या है, बट लेट्स से कि यहाँ पर हमने 4 लिया एज एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर 4 आएगा, एंड ऐसे नंबर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर होगा DIV, उसके बाद L आएगा, वहाँ पर रहेगा -8% RBP। अब इसको डिवाइड किसके साथ करेंगे, ऑफ कोर्स अब हमारे पास एक ही तो चीज़ है जो कि है परसेंटेज EDX रेशो EAX, तो वो इन दोनों के साथ डिवाइड होगी, ठीक है। इन दोनों के साथ मतलब क्या कि जो साइन है वो साइन के साथ डिवाइड होगा, अगर तो वो वहाँ पर -1 होगा तो जो हमारा आंसर है उसके साथ -1 हमें गिफ्ट मिलेगा, अगर तो वहाँ पर 0 है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। दैट्स इट। और जो हमारा EDX है उसके साथ तो डिवाइड होना ही है इस नंबर को। लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर A था, हमारे पास क्या था, 4 था, यहाँ पर हमने जो बी है वो 2 ले लिया, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर -1/2 आ गया। अब इसको हमारा कंप्यूटर रिप्रेजेंट कैसे करेगा, -2 से रिप्रेजेंट कर देगा, एज ईजी एज इट इज़। एंड उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा आंसर है ना, ये पता कैसे स्टोर होगा। अब जो हमारा EAX है ना, EAX में क्या जाएगा, EAX में हमारा जाएगा रिमाइंडर, सॉरी क्वोशंट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा EDX है ना, उसमें हमारा जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। समझ आई, इतनी सी बात समझ आई कि हमारा जो क्वोशंट है वो EAX में जाएगा, जो हमारा रिमाइंडर है वो EDX में जाएगा। बहुत नॉर्मल सी बात है। उसके बाद है ना, वो जो हमारा EAX है ना, उसको मूव कर देंगे, मूवल कर देंगे। आप EAX को मूव कर देना आपकी जहाँ पर भी आपकी लोकेशन है 12% RBP, यानी उसके बाद आप EDX को मूव कर देना वट एवर वी वॉन्ट टू से -16% RBP। एंड उसके बाद ये जो मेरा EAX है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे क्वोशंट को, और उसका मतलब है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाली चीज़ को जिसको हम डिवाइड कहते हैं। एंड उसके बाद जो मेरा ये क्या था, EDX था वो डिवाइड, वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड्यूलस को, जिसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। एंड दैट्स इट, दिस इज़ हाउ योर ऑपरेटर्स वर्क। अब इससे हम करेंगे कोडिंग, एंड कोडिंग हमें बहुत पसंद है, तो कोडिंग हम करनी अब शुरू करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स कोड। तो अभी जो हम पहली चीज़ यहाँ पे करेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये चीज़ देखना आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा। तो पहला ना, मैं आपको ना नीचे एक आपको डिस्क्रिप्शन में ना एक शीट दूंगा, मैं आपको बता देता हूँ वो शीट कैसे दिखती होगी। वो दिखेगी यहाँ पर C.json, ऐसी कोई फाइल होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ऐसी एक फाइल होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, उसको यहाँ पर आके कॉपी कर लेना, ठीक है। एंड यहाँ पर आके उसको कॉपी कर लेना, एंड देन आपको अपना VS कोड में आना है, सेटिंग्स में जाना है, देन उसके बाद आपको स्निपेट्स पे जाना है,
देन यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर लिखा होगा कुछ ऐसा करके सी डॉट जेसन में जाना है। यहाँ पर आपको कंट्रोल+A करना है एंड यहाँ पर आपको V कर देना है एंड उसके बाद है ना आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, देन कंट्रोल+S कर देना है एंड इसके बाद बाहर आ जाना है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जो भी लिखा होगा ना, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीफिक्स के आगे जो भी लिखा होगा, प्रीफिक्स के आगे आपकी मर्जी है। अगर आपको यहाँ पर अकेला बॉयलर लिखना आप बॉयलर लिख लो, यहाँ पर सी लिखना आप सी लिख लो एंड सी बॉयलर लिखना है तो सी बॉयलर लिख लो। सी बॉयलर क्या होता है आपको याद है, हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड, सॉरी एक सेकेंड मैंने ना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाया है तो मुझे भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंड देन यहाँ पर आप लिखते हो इंट मेन, देन यहाँ पर आप मेन फंक्शन में आते हो, देन उसके बाद यहाँ पर आप ब्रैकेट्स बनाते हो एंड ब्रैकेट्स में यहाँ पर आपका आएगा लेट्स से आपको यहाँ पे कुछ भी करना है यार, इंट a इज इक्वल्स टू 1 एंड यहाँ पर आप मतलब कुछ भी, या ये आपका ना एक सेकेंड यहाँ पर एक काम करना रिटर्न 0, ठीक है। तो ये आपका ना सी बॉयलर पिलेट कोड होता है। इसका मतलब ये है कि आपको हर बार ना जब भी आप कोड करते हो तो इस कोड को लिखना ही पड़ता है। अब क्योंकि आपने जो वो काम मैंने आपको बोला वो करने को आपने वो काम कर दिया है, तो यहाँ पर आपको पता क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है सी बॉयलर एंड जैसे आप लिख दोगे तो ये आपका ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना। आपको अगर उसका भी लॉजिक जानना है तो आप खुद बैठ के एक बार उस पर विचार करना कि हमने ऐसा क्या किया वहाँ पर जिसके कारण ये हो गया, या आप खुद रिसर्च करना, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। अब उसके बाद है ना यहाँ पर आपको पता क्या करना है, यहाँ पर आके आपको लिखना है प्रिंट, पहले यहाँ पर आपको ना वही करना है इंट a इज इक्वल्स टू 1, देन क्यों, अब देखना एक चीज़ याद करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपने इंट a लिख दिया, इसका मतलब ये है कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर के स्पेलिंग देख लेना, डिक्लेयर कर दिया, देन आपने यहाँ पर आया, यहाँ पर लिख दिया a इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 करने के बाद आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। एंड एक और चीज़ आप देख लेना, यहाँ पर जब भी मैं डबल बार है ना कंट्रोल+ ये करूँगा ना क्या कहते हैं इसको, ये जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में, आपको मैं कैसे बताऊँ, ये जो दिख रहा है इसको बैकलैश कहते हैं, बैकस्लैश कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। जब आप कंट्रोल+बैकस्लैश करते हो ना तो उसके कारण क्या होता है, कंट्रोल+बैकस्लैश के कारण है ना आप कमेंट कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पर कोई भी लाइन लिख सकते हो। अब कहते हैं ना कि लाइक कई बार ऐसे गली में 2-3 लोग होते हैं जो कि कमेंट्स पास करते हैं, कुछ भी ऐसे वैसे पास करते हैं, तो वो क्या होता है उसका आपको कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही ना जब भी हम कंट्रोल+ ऐसे करते हैं ना, बैकस्लैश जो भी कहते हैं इसको करते हैं ना, तो उसके कारण क्या होता है हम ऐसी एक लाइन लिख सकते हैं, लाइक भार्गव देन उसके बाद भार्गव लर्न, एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं एंटर प्रेस करूँगा ना तो मैं फिर से अपने कोड में आ जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसी एक लाइन लिख सकते हैं जिससे हमारे कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड व्हेन वी डू बैकस्लैश, उसके बाद ये चांद से तारे वाला जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन, जब भी हम ऐसे करते हैं ना तो हम मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। मल्टी लाइन मतलब कि कई कई लोगों को होता है ना कि वो एक लाइन से उनका पेट नहीं भरता, वही वो 50-60 ऐसी कमेंट्स पास करते हैं। तो वैसे ही हम भी अपने कोड में 50-60 कमेंट्स पास कर सकते हैं कि भार्गव की स्पेलिंग फिर से गलत है, देन उसके बाद महाजन, देन उसके बाद लर्न्स, देन उसके बाद इज़ वेरी वेरी यस। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू यूज़ मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन कमेंट, वो भी हमने कवर कर लिया, थैंक यू। देन उसके बाद यहाँ पर आपको करना है प्रिंट एफ एंड प्रिंट एफ करने के बाद आपको यहाँ पर करना है %d। अब आपको सब समझ आ रहा है कि हमने अभी यहाँ पर क्या करा है एंड क्यों करा है। देन उसके बाद जब आप यहाँ आओगे ना, यहाँ आओगे, वेट ऐसे भी आ सकता है, देन यहाँ पर आके आपको लिखना क्या है कि आपने कौन सा प्रिंट एफ करना है, देन यहाँ पर आके सेमीकोलन से उसको बंद कर देना एंड देन व्हेन यू यूज़ दिस it should print 1, yes it will print 1 and it must print 1 देन उसके बाद आप अपनी इंटीजर वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, आपको कुछ भी रखना आप रख दो। यहाँ पर हमने 59333030 रख दी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आ गया। अब है ना एक चीज़ है ना, आपने कभी नोटिस करी है कि आपके पास इंटीजर को स्टोर करने के लिए कितनी बिट्स हैं, 32 बिट्स हैं, ठीक है। एंड 32 बिट्स है ना, तो अगर मैं हर बिट में 1111111111 डाल दूंगा तो मैक्स टू मैक्स नंबर क्या होगा कुछ 4 लाख समथिंग, या आई डोंट नो 4 करोड़ समथिंग कुछ होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे उससे बड़ा नंबर डाल देता हूँ
एंड अगर मैं उसको प्रिंट करने के लिए कहता हूँ तो मुझे एक एरर मिलना चाहिए, और मुझे एरर मिला है। एंड एरर क्या मिला है कि जो इंटीजर कांस्टेंट है ना, इट्स टू लार्ज। अब आपको समझ आ रहा है कि हम क्यों जा रहे थे मेमोरी में, क्यों जा रहे थे बिट्स में, क्यों जा रहे थे हम स्टोरेज में, ये चीज़ें होती है। अब इससे आप है ना, आपको एक चीज़ समझ आ गई कि आप है ना कोई भी ऐसा इनफाइनाइट नंबर नहीं यूज़ कर सकते, आपके पास एक लिमिटेशन ही है। आपके पास एक लिमिटेशन ही है कि आप एक लिमिटेड नंबर यूज़ कर सकते हो। एंड ये हो गया इंटीजर का, ठीक है, कोड। उसके बाद लेट्स से कि हमें एक करेक्टर को कराना है, प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर आप करेक्टर कर दो। ए आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज क्या कर दिया, लेट्स से ये लो। अब यहाँ पर हम है ना करेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं, बट यहाँ पर आपको फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी %c रखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर क्या है, अच्छा ठीक है, एक चीज़ याद रखना जो मैं आपको बात बोली थी कि आप यहाँ पर डबल कोटेशन को यूज़ कर सकते हो, तो आप नहीं कर सकते, थैंक्स टू द आईडी जिसने मेरे को बता दिया कि आपको सिंगल कोटेशन का ही यूज़ करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू यूज़ सिंगल कोटेशन, उससे क्या होता है, उससे आप इसको प्रिंट करवा लोगे विदाउट एनी डाउट। पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है, मे बी रैम इज़ काइंड ऑफ स्लो इन दिस कंप्यूटर सिस्टम, बट हाँ, ए प्रिंट हो गया, ठीक है। आप के साथ यहाँ पर करेक्टर की जगह बस एक फ्लोट करना था, ठीक है। अब हमने यहाँ पर करेक्टर की जगह फ्लोट कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आना है एंड प्रिंट एफ में यहाँ पे %f कर दिया। एंड देन उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो इट शुड प्रिंट 3.14। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ज़ीरो है। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, जब भी आप यहाँ पर है ना, आप प्रिंट एफ में ना डिसाइड कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर 2 कर दूंगा या यहाँ पर 3 कर दूंगा, तो वो सिर्फ यहाँ पर .2 का मतलब ये है कि सिर्फ अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स ही मेरे को चाहिए कि मेरा प्रिंट एफ फंक्शन में फ्लोट वो हो, प्रिंट हो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स तक ही होगा। एंड इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि फ्लोट्स है ना, वो मैंने आपको बताया था ना कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, तो आईडी भी इसको अलग से ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिंट एफ का। अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ स्कैनएफ के साथ, ठीक है। तो स्कैनएफ के साथ करना है तो इनिशियलाइज वाली लाइन तो हमें उड़ानी पड़ेगी, तो हम यहाँ से इनिशियलाइज वाली लाइन उड़ा देते हैं। एंड एक काम करते हैं कि प्रिंट एफ को यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ को यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ पर हम करेंगे स्कैनएफ में, यहाँ पर हम करेंगे %f। एंड यहाँ पर हम करेंगे वेट, यहाँ पर हम करेंगे एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसको वो कर देंगे, सेमीकोलन से बंद कर देंगे। सो अब हमें जो करना है क्या वो होगा, लेट्स ट्राई इट आउट, लेट्स ट्राई इट आउट। मैं भी आपके साथ ही कोड कर रहा हूँ एंड लेट्स सी कि हम क्या कर पाते हैं। अच्छा ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर मुझे इंपोर्ट का ऑप्शन आ गया था, बट मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास इंपोर्ट का ऑप्शन आ चुके हैं। बट यस, इंपोर्ट का ऑप्शन आ चुका था, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा 4, तो इट शुड प्रिंट 4। एंड अब क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल गई थी, तो अब मैं यहाँ पर लेट्स से कि मैं ऐसे करके कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ। एंड हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिसीजन सेट नहीं करी, पर प्रिंटफ फंक्शन में ऑलरेडी इसकी प्रिसीजन सेट होती है, तो उसके कारण सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स ही प्रिंट हो पाए। यहाँ पर इंट कर दोगे एंड यहाँ पर आपको फिर डी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको डी करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ की जगह कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको करना होगा एड्रेस ऑफ ए ही रहना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। देन यहाँ पर आपको करना है 4 एंड 4 प्रिंट हो जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर है ना कुछ करते हैं जिससे हमें एरर मिले। यहाँ पर हमने ए कर दिया। अब ए करने के बाद आपने देखा ये क्या हुआ, 4 1 6 5 3 2, ये मेरे को ना इसने कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा के मेरे को पकड़ा दी है, या तो इसने क्या किया, इसने ASI कोड है उसको उठा के मेरे को पकड़ा दिया। बट यहाँ पर आई गेस ASI कोड नहीं होगा, क्योंकि ASI कोड तो इसका कुछ अलग सा ही होता है। तो यस, इट्स अ गार्बेज वैल्यू। गार्बेज वैल्यू क्या होता है कि उसको लगता है कि एक जो है ना वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड मेरे कंप्यूटर में कहीं पे भी ए नाम का ना वेरिएबल को ना एक नंबर असाइन होता है कहीं पे भी। आप देखो इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, इतना सब कुछ है, तो कहीं पे तो कुछ ना कुछ ऐसा डिक्लेयर होगा ना, एंड इनिशियलाइज हो गया होगा। तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि अच्छा ठीक है कि जो ए है उसकी वैल्यू ये है, एंड वो इसको प्रिंट करा देता है इंटीजर फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद है ना, यहाँ पर इंटीजर की जगह अब हम करेक्टर देख लेते हैं। एंड उसके बाद है ना हम एक छोटा सा कोई भी ऐसा गेम वगैरह बना के देखते हैं कि क्या बनता है। छोटी मोटी सी कोई गेम देखते हैं। यहाँ पर %c आएगा, यहाँ पर %c आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई भी करेक्टर ए प्रिंट हो जाएगा। बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। अब मैंने स्कैनफ एंड प्रिंटर फंक्शन कर लिया। नाउ लेट्स मेक अ प्रोजेक्ट रिगार्डिंग दैट। तो पहले ना इसको एक काम करते हैं,
कुछ दिमाग लगाते हैं। लेट्स यहाँ पर हम राइट करते हैं इंट ए एंड हाँ एक और चीज़ कि आप है ना जो करेक्टर्स है उसको कैसे भी इनिशियलाइज कर सकते हो। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में शायद बताया था कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि मैंने चार इंटीजर्स को एक साथ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद आप ऐसे भी कर सकते हो a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू 3 एंड देन c इज इक्वल्स टू 6 एंड उसके बाद यहाँ पर ऐसे कर दिया। ऐसे करके आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। देन यहाँ पर आप इसको कमेंट आउट कर दो, इसको भी आप कमेंट आउट कर सकते हो एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो वैलिड, वैलिड है, ये भी वैलिड है एंड ये भी वैलिड है। तो अभी हम पता क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बहुत छोटा सा काम करते हैं। हम है ना यूज़र को कहते हैं कि हमें ना एक इनपुट वैल्यू दे एंड उसको हम प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक इंटीजर की इनपुट वैल्यू ले लेंगे एंड हाँ एक अच्छी सी चीज़ करते हैं। हम मैंने यहाँ पर आएंगे, हमने ना एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया एंड वो डिक्लेयर क्या किया कि इंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम पता क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, सॉरी टैब में आओ, यहाँ पर हम प्रिंट एफ करेंगे एंड प्रिंट एफ में हम अपने यूज़र को बोलेंगे कि एंटर अ वैल्यू, ठीक है, एंटर अ वैल्यू, कोई भी वैल्यू को एंटर कर दो, ठीक है। देन उसके बाद है ना हम यहाँ पर आएंगे एंड एक और चीज़ यहाँ पर आपको ये लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आपका ये कोड काम करेगा एंड देन क्या करना है, इसको ऐड करते हैं एंड जब यहाँ पर हाँ एंटर वैल्यू आएगा, यहाँ पर आप 4 करोगे तो आपके पास 4 प्रिंट हो जाएगा। एंड इससे पहले भी आप ये चीज़ कर सकते हो, योर एंटर्ड वैल्यू इज %c, ठीक है। अब है ना एक काम करते हैं, लेट्स मेक समथिंग, क्योंकि अब हमें ऑपरेटर्स भी आते हैं तो अब हम ऑपरेटर्स की भी हम ऑपरेटर्स के साथ भी कुछ कर सकते हैं। तो लेट्स मेक समथिंग, लेट्स मेक अ कोड टू सम 2 नंबर्स, ठीक है। तो पहले हमें वो 2 नंबर्स चाहिए, तो हम यहाँ पर है ना पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देंगे a एंड b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम पता क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट एफ में एंटर अ नंबर ए, ठीक है। एंड एक और चीज़ याद रखना, एक बहुत सही टिप बता रहा हूँ कि आप है ना आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि व्हेन यू वर डूइंग प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ, तो आपको प्रिंट एफ की लाइन के बाद ही स्कैन एफ का ऑप्शन आ गया था। बट अगर आपको चाहिए ना कि आपको हॉच पॉच नहीं चाहिए, कि आपको नहीं चाहिए कि आपकी प्रिंट एफ की लाइन के साथ ही आपका स्कैन एफ का फंक्शन आपसे इनपुट मांगे, तो यहाँ पर है ना एक ऐसा एक चीज़ होती है, इसको याद कर लेना, आपके कंप्यूटर सिस्टम में भी होगी, आई गेस इसको भी बैकलैश ही कहते हैं, मुझे हाँ क्या कहते हैं इसको पता नहीं, इसको भी कुछ कहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ आपको एन लिखना पड़ेगा एंड इसके बाद पता क्या होगा कि अब है ना एक न्यू लाइन करेक्टर, इसको कहते हैं न्यू लाइन करेक्टर। न्यू लाइन करेक्टर का मतलब क्या है कि इंट एंटर अ नंबर ए के बाद है ना आप एक न्यू लाइन में आ जाओगे, मतलब आप है ना इस लाइन में नहीं रहोगे, आप इस लाइन से अब नीचे आ जाओगे, जहाँ पर आपका यहाँ पे 4 लिखा आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एंटर अ नंबर, उसके बाद आप है ना यूज़र से पूछोगे कि भाई तेरे को कौन सा नंबर इनपुट करना है, तो यहाँ पर स्कैन ऑफ कर दो। देन यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आप लिखो %d, देन यहाँ पर आप आओ, यहाँ पर आप लिखो एड्रेस ऑफ ए, देन यहाँ पर आप लिख दो अपना सेमीकोलन लगा दो। फिर उसके बाद है ना आप इसी कोड को कॉपी कर लो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना हमें भाई, टाइम सेव करना है। देन यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप फिर से इसको ऐसे कर दो, एंटर अ नंबर बी, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एड्रेस ऑफ बी में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्योंकि सम वाला आता है, तो आप एक और चीज़ याद रखना, आप प्रिंटफ फंक्शन में भी सम कर सकते हो, बस आपको पता क्या करना है, द सम ऑफ %d एंड %d इज इक्वल्स टू %d। एंड अब आपको यहाँ पे पता क्या करना है, कॉमा लगाना है, यहाँ पे लिख दो a, क्योंकि अब ये a है ना, एक और चीज़ याद रखना, ये रिस्पेक्टिवली चलता है, मतलब ये वाला जो a है वो इसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा RDX में, जो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद जो ये वाला a है, ये वाला b है, वो इसको असाइन हो जाएगा। एंड उसके बाद है ना आप इसके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हो। या चलो यहाँ पर है ना हम एक और काम कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं इंट c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम c लिख देंगे एंड देन यहाँ पर हम
इसको ऐसे कर देंगे। आप इसको ऊपर भी कर सकते थे, बट क्योंकि मेरे को इस कोड का थोड़ा और सेंस बनाना था आपके लिए, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर है ना पहला इंट ए एंड बी जो मेरा वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो चुका है। देन प्रिंटर फंक्शन आपको बोलेगा कि एक नंबर को एंटर करो। स्कैनर फंक्शन बोलेगा कि उस नंबर की वैल्यू को मैं एड्रेस ऑफ ए में डाल दूंगा। प्रिंटफ आपको बोलेगा कि आप एक बी नंबर को अपने मतलब कि वो आपके कंप्यूटर में आउटपुट देगा कि एक नंबर डालो जो कि बी है। देन उसके बाद है ना स्कैनर बोलेगा कि ठीक है भाई, जो आप वैल्यू डालोगे उसको मैं एड्रेस ऑफ बी में डाल दूंगा। देन उसके बाद इंट सी बोलेगा कि ए और बी को मैं ऐड कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद प्रिंटफ बोलेगा कि सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी विच इज ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। एंड व्हेन आई एंटर दिस बटन, पहला में से ए मांग रहा है, ए क्या होगा लेट्स से 4। देन में से बी मांग रहा है, बी क्या होगा 5। एंड द सम ऑफ 4 एंड 5 इज इक्वल टू 9। अ वेरी बेसिक कोड। अब आप यहाँ पर आप माइनस भी कर सकते हो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर है ना लेट्स डू मॉडुलस। भाई मॉडुलस मेरे को बहुत मज़ा आया था, तो लेट्स डू मॉडुलस। तो द मॉडुलस द रिमाइंडर ऑफ परसेंटेज डी व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय परसेंटेज डी इज इक्वल टू ऐसे करके, ठीक है। तो अब मैं यही सेम कोड को ऐसे रन करूंगा। तो लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 6, ठीक है। जब मैं 6 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। क्या रिमाइंडर 0 आएगा? हाँ आएगा। देन उसके बाद एक तो मेरे को यार टर्मिनल का वो नहीं करना आता, साइज नहीं बढ़ाना आता। टर्मिनल का मैं बाद में लिखूंगा कि हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ टर्मिनल, ठीक है। तो उसके बाद है ना अब मैंने आपको ऑपरेटर्स एंड एक और, चलो लेट्स से कि मल्टीप्लाई वाला भी बता देते हैं कुछ। लेट्स से कि ऐसे, ठीक है। तो व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परसेंटेज डी व्हेन इट इज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, ठीक है। सेम कोड होगा आई गेस। यहाँ पर आप 4 कर दो, 4 का आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 होगा। बहुत बेसिक चीज़ें थी बट मज़ा आया आई गेस, मतलब अच्छा लगा। अब इसके बाद है ना मैं आपको ना कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, डू प्रैक्टिस देम। एंड उसके बाद है ना अब हमारा जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है ना, जो हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, वी आर डन विद द फर्स्ट 2 चैप्टर्स एंड ओनली 8 आर रिमेनिंग। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि हम लाइक आई गेस जल्दी ही उन चैप्टर्स को भी कवर अप कर लेंगे। एंड आई एम नॉट श्योर कि कितना लंबा इसका रिकॉर्डिंग हुआ इस वीडियो का। एंड surprisingly it's more than 2 to 3 hours. So yes, that's it and I hope you enjoyed। एंड मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। एक और चीज़ याद रखना, हमने कोडिंग की प्रैक्टिस इसमें कम करी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसके बाद स्पेशली वीडियोज़ ही उस चीज़ की आएगी जहाँ पर हम बैठ के सिर्फ कोडिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे एंड अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। बस उसके लिए ना थोड़ा बेसिक नॉलेज और हो जाए ना, लाइक लेट्स से हमारे पास थोड़े टूल्स और आ जाए। लाइक लेट्स से हमारे पास एक टूल आ जाए इफ एल्स स्टेटमेंट्स, आपको नहीं पता होगा बट इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं सी लैंग्वेजेस में। एंड नेक्स्ट टाइम है ना आने से पहले थोड़ा रिसर्च करके आना चीज़ों के बारे में कि अच्छा ठीक है ऐसे भी होता है। एंड एक और चीज़ है, मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि अगर आप अकेले मेरे वीडियो पे डिपेंड होकर आपको लग रहा है कि यू विल बी एबल टू मास्टर द सी लैंग्वेज, देन मे बी यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। कोई भी दुनिया की ऐसी वीडियो नहीं है जहाँ से आप ऐसे अपने आप को भगवान लेवल का बना दोगे। माई वीडियोज़ आर जस्ट टू इम्प्लांट अ सीड ऑफ क्यूरियोसिटी इन यू। So that was it. I'm very happy that I was able to shoot this video। बहुत टाइम लगा एंड दिवाली एंड पूरी दिवाली भाई लिटरली यहाँ पर ही मेरी स्पेंड हो गई। बट या इट वॉज वर्थ इट एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। आई लव व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू एनीबडी ऑन दिस planet and I will do it till the end day of my life। Thank you for that। Thank you।